को यूज़ करके एक गेम बनाएंगे। तो पहले तो हम जावास्क्रिप्ट की बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। Am I audible? Okay, yes. ठीक हो गया। So let's get started. So what is JavaScript? या जावास्क्रिप्ट बिल्कुल स्टार्ट से, जावास्क्रिप्ट का आप नाम सुनते हो आपके जहन में क्या आता है? तो मेरे जहन में तो ये आता है। अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो, जो डेवलपर्स की मोस्ट ट्रस्टेड साइट है, जावास्क्रिप्ट सबसे कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइक इट इज रेटेड नंबर 1 राइट नाउ यूजेज के हिसाब से। हर फुल स्टैक डेवलपर को क्या वो ख्वाह वो बैकएंड हो ख्वाह वो फ्रंट एंड हो, उसको जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज लाजमी होती है। तो जावास्क्रिप्ट है क्या? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? yes. ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट है क्या? जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लफ्ज का मतलब ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, और हाई लेवल से मुराद ये है कि ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है और मशीन की लैंग्वेज से दूर है। लाइक ये आपको उतनी इजाजत नहीं देता जितनी सी और सी प्लस प्लस देता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज करने की। ठीक है। तो इनिशियली जो जावास्क्रिप्ट थी वो सिर्फ विद इन द ब्राउजर यूज होती थी। ब्राउजर के अंदर सिंपल आपने इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ उसके लिए यूज होती थी। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट दोनों में यूज हो रही है, और आप जावास्क्रिप्ट सीख के खाली फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट पे ना सिर्फ आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो बल्कि मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। उसके अलावा आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो, कमांड लाइन टूल किट्स बना सकते हो, हाँ, रियल टाइम एप्लीकेशंस बना सकते हो, चैटिंग एप्लीकेशंस, वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस। उसके अलावा आप जावास्क्रिप्ट पे गेम्स भी बना सकते हो। इसकी एग्जांपल ये प्ले कैनवस है, जो कि एक ऑनलाइन गेम इंजन है, 3D गेम इंजन, जैसे अनरियल इंजन या यूनिटी है। तो इस पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो जावास्क्रिप्ट है। आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके ये गेम्स डेवलप कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना इनिशियली ये एक वेबसाइट में ना सिर्फ इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करती थी। तो ऐसी चीजें जो सिर्फ ऑटोमेशन के लिए यूज होती हैं उनको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। तो इनिशियली जावास्क्रिप्ट जो थी ना वो एक फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, ये बस एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी। लाइक आपने ब्राउजर से अपना डर्टी वर्क करवाना है, आप बस जावास्क्रिप्ट को दो, जावास्क्रिप्ट को जो कहोगे यार ये पॉपअप मैसेज आ जाए, यहाँ से ये कुकी ले लो, यहाँ से डाटा ये ले लो, जावास्क्रिप्ट ने वो काम कर देना है। ठीक है। तो इनिशियली जावास्क्रिप्ट सिर्फ इस काम के लिए यूज होती थी। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मैं तो ये देखो ना, ये जो कुकी मुझसे मांग रहा है ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू मांग रहा है और इसने आगे जावास्क्रिप्ट को यूज करना है उसको उससे अपना फायदा निकालने के लिए। तो मैं इसका डिजाइन मोड छेड़ता हूँ, मैं इसको सेट कर देता हूँ ऑन पे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैंने जावास्क्रिप्ट को अभी अभी कमांड जावास्क्रिप्ट के थ्रू ब्राउजर को कमांड दी कि मुझे डिजाइन मोड ऑन कर दे। अब इससे क्या होगा, मैं ब्राउजर के अंदर कहीं पे भी कुछ एडिट कर सकता हूँ। तो ये तो वैसे एक एग्जांपल थी मैंने आपको दी थी कि यार जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, शुरू में ऑटोमेशन के लिए यूज हुई थी। जैसे मैं कह देता हूँ आई एम हियर। तो बाद में इसको एक फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को का रुतबा दिया गया। वो इस वजह से कि इसकी कम्युनिटी ने इस पे बहुत इन्वेस्ट किया। इसके अंदर थ्रू आउट बहुत चेंजेस आते रहे। इवन के 2009 में जब रैन डेल ने नोड जेएस निकाली और जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर निकाला, तो वो एक ट्रमेंडस चेंज था। वहां से जावास्क्रिप्ट की कम्युनिटी से ही एक्सपैंड की, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो थी ना इनिशियली, जैसे कि गूगल बता रहा है, विद इन द ब्राउजर वेब ब्राउजर यूज हो रही थी।
लेकिन 2009 में रैंड एल ने गूगल का V8 इंजन जो जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे कंपाइलेशन, जहाँ पे उसकी इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन करता था, उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब जावास्क्रिप्ट ना सिर्फ ब्राउजर में यूज हो रही है बल्कि ब्राउजर के बाहर भी यूज हो रही है। तो अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ खोला था नीचे, ये असल में क्रोम का ना जावास्क्रिप्ट का इंटरेक्टिव कंसोल है। यार असल में आज सेशन में ही मैनेज कर रहा हूँ तो मुझे सबको इन करना है, तो उसके लिए माजरत। अच्छा, तो हाँ, मैं ये बात कर रही थी, मैंने यहाँ पे क्या खोला था, ये जावास्क्रिप्ट का ना एक इंटरेक्टिव कंसोल है। कंसोल जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखोगे और वो एक लाइन उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट की एक लाइन लिख रहे हो और वो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो रही है, ट्रांसलेट होकर एग्जीक्यूट हो रही है, क्या आपके दिमाग में कुछ पॉपअप करता है? क्या इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज करते रहे हो, सी और सी प्लस प्लस, क्या उसमें एक लाइन लिखते थे और वो एग्जीक्यूट हो जाती थी उसी वक्त, फिर दूसरी लिखते थे? नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो, अगर अगर इस ट्रांसलेशन पे आप गौर करो ना, जो ट्रांसलेशन हो रही है लाइन बाय लाइन, इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेटर्स हम सब ने पढ़े हुए हैं बचपन में, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करती है। तो जावास्क्रिप्ट पहली, मोस्ट प्रोबेबली आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जिस जिस जो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसमें इंटरप्रिटेशन होती है, लाइन बाय लाइन कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इंटरप्रेटर्स का ना एक फ्लो था कि वो बहुत स्लो थे। ठीक है, लाइन बाय लाइन तो उसी वक्त एग्जीक्यूट करें लेकिन स्लो थे। जावास्क्रिप्ट में ना ये मसला खत्म किया गया, गूगल के V8 इंजन, इसके ट्रांसलेटर ने ये मसला खत्म किया जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन इंट्रोड्यूस करके, जिसपे हम कल के एडवांस लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए समझ लो कि इंटरप्रिटेशन है लेकिन एक एडवांस किस्म की, जिसके अंदर कंपाइलेशन मर्ज कर दी गई है। तो जावास्क्रिप्ट के इस कंसोल का मैंने आपको आइडिया दे दिया, इसके अंदर आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के हवाले से लिखोगे ना, उसी वक्त आपको आउटपुट दे देगा। देखो मैंने इसको प्लस करने का कैसे कर दिया, मैं इसको डिवाइड करने का कुछ भी कहूंगा तो ये कर देगा उसी वक्त। तो ये जावास्क्रिप्ट ही आप यहाँ पे लिख रहे हो और वह लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके उसे नीचे आउटपुट दे रहा है। तो अब हम जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये वाला कंसोल खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे ना सिंपल गूगल पे कंसोल खोल लेता हूँ। ठीक है, एरर्स को अगर आ रहे हो यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट की ना डाटा टाइप से स्टार्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ना अगर आपने सी और सी प्लस प्लस की प्रायर नॉलेज नहीं भी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डाटा टाइप डाटा की इकसाम होती हैं जो आप प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। यहाँ पे ना नेटवर्क के कुछ एरर्स आ रहे हैं बार बार, उम्मीद करता हूँ दोबारा ना आए। अच्छा, तो डाटा की वो इकसाम होती हैं जो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर है एक, ठीक है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में जो ये, इनको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना हम इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट ना इन्हें नंबर ही कहता है। और इवन के जावास्क्रिप्ट फ्लोट्स और डेसिमल्स को भी ना, ये जो जितने भी डेसिमल है जिनको हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट्स डबल्स कहते हैं, जावास्क्रिप्ट उनको भी नंबर कहता है। अगर आपने ये चेक करना हो ना तो यहाँ पे आप टाइप ऑफ का ऑपरेटर यूज करो और आगे जो आप वैल्यू लिखना चाह रहे हो आप वो लिखो और बता देगा जावास्क्रिप्ट की ये नंबर है या क्या है। तो ये ना कंसोल की एरर्स आ रही है, मैं ना यहाँ से शिफ्ट कर जाता हूँ कहीं और, कुछ भी लिख लेता हूँ यार। ठीक है, अब कंसोल साफ है? नहीं, कंसोल साफ नहीं है, कोई वेबसाइट ही खोल लेते हैं, क्लिक एंड रसी खोल लेते हैं वापस। असल में ना एपीआई हिट कर रहा था और अगर वो कुछ रिटर्न नहीं करी होती तो फिर वो एरर दिखा रहा होता है। बहरहाल अब कैनवस साफ है। तो मैं आपको डाटा टाइप्स की बात कर रहा था। तो डाटा टाइप्स के अंदर हमने सबसे पहले तो बात की कि नंबर्स। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो फ्लोट्स और इंटीजर्स है ना, फ्लोट्स डबल इंटीजर्स, जावास्क्रिप्ट में इन सबके लिए कॉमन डाटा टाइप है वो नंबर। ठीक है, तो ये भी नंबर है और इसका भी अगर आप टाइप ऑफ देखो ना एक डेसिमल वैल्यू का, तो वो भी जावास्क्रिप्ट में एक नंबर होगा, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अगली डाटा टाइप पे। जावास्क्रिप्ट में आप अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, अपने वर्ड्स, अपने सेंटेंसेस। तो जिनके बारे में जावास्क्रिप्ट को खुद नहीं पता ये क्या है, उनको हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग एक ऐसी डाटा टाइप है जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस होते हैं जिसके बारे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पता होता, ये आपके अपने होते हैं। आपने इनको डबल कोटेशन मार्क्स में लिखना होता है, ऐसे करके डबल कोटेशन मार्क के दरमियान में। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ये स्ट्रिंग है। इसकी अगर आप टाइप देखना चाहो, मैं यहाँ पे टाइप ऑफ आपको दिखा देता हूँ इसकी। ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमने नंबर्स देख लिए, हमने स्ट्रिंग्स देख ली। अब आ जाते हैं अगली डाटा टाइप, वो है बूलियन। बूलियन या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ये बड़ा सिंपल है, ट्रू और फॉल्स, ये दो बूलियन डाटा टाइप्स हैं। ठीक है,
तो इनकी अगर आप टाइप ऑफ देखना चाहो, मैं फॉल्स की टाइप ऑफ दिखा देता हूँ आपको। ये बूलियन है, ठीक है। तो हमने बूलियंस भी देख लिए। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो हाँ, जावास्क्रिप्ट में ना दो और चीजें भी हैं। नल, जहां पे आपने कोई वैल्यू ना लिखनी हो, उसको जगह को खाली छोड़ना ना, वहां आप नल लिखते हो। ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी है। उसके अलावा है जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी एक डाटा टाइप कंसीडर की जाती है। अनडिफाइंड एक ऐसी डाटा टाइप है, अगर आपने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं ना दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइंड होगी। अच्छा, ये इन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, तलहा जो है वो यहाँ पे साइड में जवाब दे रहे होंगे। जी तलहा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी, अच्छा, मैं कह रहा था मुझे बहुत आप कर दें होस्ट ऐड, तो मेंबर्स को ना कंफर्म मैं करते जाऊंगा, तो आप अच्छा, कौन सा सेशन सही। करें? अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको कर देता हूँ यार। चलो ना, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे सेशन से पहले ना। चलो ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको 5 डाटा टाइप्स बता दी। एक नंबर्स थी, एक स्ट्रिंग था, एक बूलियन था, नल था और अनडिफाइंड था। तो अनडिफाइंड मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं ना देते तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होता है। ठीक है, वेरिएबल मैंने लफ्ज यूज किया। वेरिएबल क्या है? तो जिन लोगों को प्रोग्रामिंग या नहीं आती उनके लिए वेरिएबल ये है, वेरिएबल एक स्पेस होती है मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। ऐसी स्पेस जहां पे अपना आप डाटा स्टोर कर सकते हो और उसको बार बार प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो रन टाइम में, ठीक है। तो ये स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं? बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो आप पता क्या करते थे, आप डाटा टाइप देते थे और उसके बाद वेरिएबल का नाम, जो आपने वेरिएबल बनाना है, जैसे आर वेरिएबल बनाना है या एक वेरिएबल ए बनाना है, तो आप ऐसे करते थे, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक टाइप डायनेमिक लैंग्वेज है। टाइप डायनेमिक का मतलब है जावास्क्रिप्ट में आपको डाटा टाइप बताने की कतई जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट खुद ही वैल्यू को देख के अज्यूम कर लेता है कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ए और उसके अंदर मैं रख लेता हूँ 8, ठीक है। ये लेट कीवर्ड ना वेरिएबल बनाने के लिए यूज होता है। ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले आप वार यूज कर रहे थे, ठीक है। वार से वेरिएबल बन जाता था, लेकिन अब ES6 है, ECMAScript 6 में लेट यूज होता है। एक्मा स्क्रिप्ट, ये जो लफ्ज है, ये अगर आपको नहीं पता ये क्या है, तो ये जस्ट एक समझ लो हमारे सामने एक लिस्ट है, एक लिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट की ना एक किस्म से रूल्स हैं, ठीक है। जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे 2016 में, इसलिए से 6 कहते हैं, ECMAScript 6। तो ये बैकवर्ड कंपेटेबल होते हैं, मतलब कि आप इस पे पुरानी जावास्क्रिप्ट भी रन कर सकते हो और ECMAScript जो करंट चल रही है आप वो भी रन कर सकते हो। तो समझ लो कि ये जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड्स हैं, इस तरह समझ लो, जिस तरह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वेरिएबल का बता रहा था। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल जो होते हैं वो टाइप डायनामिक होते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस आपके सामने इस वेरिएबल की डाटा टाइप नंबर होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने एक नंबर स्टोर किया हुआ है। वो चेक करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइप ऑफ ए करूंगा तो मुझे इसकी डाटा टाइप पता लग जाएगी, नंबर है, ठीक है। टाइप डायनामिक होने का फायदा ये है कि मैं रन टाइम पे इसकी डाटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात, मैं रन टाइम पे इसको एक स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, आई, ठीक है। इसकी डाटा टाइप चेंज हो गई। अब मैं इसको टाइप ऑफ करूंगा और मैं ए लिखूंगा तो ये इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो ये टाइप डायनामिक वेरिएबल्स का फायदा है। तो इसके कहीं ना कहीं वैसे ड्रॉबैक भी, और ये एक वजह है जिसकी वजह से ना इनिशियली जो प्रोग्राम जो पायनियर प्रोग्रामर्स थे, लाइक जो इंडस्ट्री के लीड थे और जो PhD प्रोफेसर थे, वो जावास्क्रिप्ट को हेट करते थे। अगर आप उनकी किताबों में देखो, काफी उन्होंने हेट दिया जावास्क्रिप्ट को, क्योंकि वो इस चीज को, पर्टिकुलरली इस चीज को, टाइप डायनामिक को, वो अनस्ट्रक्चर्ड कहते थे काफी। और है काफी, कभी कभार ये बड़ा कॉस्टली ऑपरेशन हो जाता है। अगर आप डाटा टाइप चेंज करें ना ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तो ये बड़ा कॉस्टली ऑपरेशन हो जाता है। ये जब हम JIT डिस्कस करेंगे ना, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, तब आपको पता लग जाएगा। बहरहाल बेसिक भी रखते हैं। ये थी डाटा टाइप्स और ये थे वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स के बाद अगर अब हम नेक्स्ट चीज पे चलेंगे, वो होगी हमारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हाँ, अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन मैथ के सिंपल ऑपरेशंस जावास्क्रिप्ट में बड़े सिंपल हैं, वही हैं प्लस, इजी सीन, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देख रहे हो, मैं खुद से बड़े बड़े नंबर लिख रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है या कुछ, ऐसा कोई सीन नहीं है। टाइप डायनेमिक लैंग्वेज में इजी सीन है ओवर, और इसके जो नंबर्स है ना, ये जो स्पेसिफिकली जो नंबर डाटा टाइप है, ये खुद ही एडजस्ट करती है, ठीक है। इसमें ये ओवरफ्लो वाला कोई सीन नहीं है। अगर आप ज्यादा बड़ी वैल्यू लिखोगे तो वो एक्सपोनेंशियल में ले जाएगा, डाटा टाइप खुद ही एक्सपैंड करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिवीजन, हो गई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है, इजी है, माइनस वही। उसके बाद एक और ऑपरेटर हमारे पास है, उसका नाम है मॉड्यूलस। फॉर एग्जांपल 45 डिवाइडेड बाय 4 हमें पता है क्या रिजल्ट देता है, क्या रिजल्ट देता है, 11 देता है। अगर हम 45 को 4 से डिवाइड करें तो 4 11 और 44 होता है और 1 रिमाइंडर आता है। लेकिन अगर आपने ये रिमाइंडर की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी हो तो आप ये मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हो, ठीक है। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर बता देता है। 45 को 4 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आ रहा है ना, उसकी वैल्यू क्या है वो आपको इस मॉड्यूलस ऑपरेटर से पता लग जाती है। इसके प्रोग्रामिंग में ना, जब आप लॉजिक्स बना रहे होगे, इसका बड़ा यूज है मॉड्यूलस का, ठीक है। तो ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। मैं तेज इसलिए थोड़ा जा रहा हूँ ताकि हम प्रोजेक्ट भी कर पाए। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद हम आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए मैं एक स्क्रीन खाली करता हूँ। अच्छा, अब मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ। एक वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ a, उसको वैल्यू देता हूँ 24, और एक वेरिएबल में बनाता हूँ b, उसको वैल्यू दे देता हूँ 30 कुछ दे देता हूँ, 34 देता हूँ, चलो से। तो ठीक है, दो वेरिएबल्स बना दिए। ये जो अनडिफाइंड नीचे आ रहा है ना, इसको इग्नोर करो। कंसोल ना असल में इस पूरी वैल्यू को एक एज एन इस पूरी लाइन को एज एन एक्सप्रेशन लेकर ना कंप्यूट करने की कोशिश कर रहा है, तो लेट की वजह से उसमें मिल कुछ नहीं रहा, अनडिफाइंड मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। दो वेरिएबल मैंने बनाए, एक 24 है, एक में 34 है। तो अब मैं इस पे रिलेशनल ऑपरेटर लगाऊंगा। रिलेशनल ऑपरेटर क्या बेसिकली किस लिए यूज होते हैं? दो वेरिएबल्स को, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए, दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अब मैंने ए और बी को कंपेयर करना, मैं किस तरह कर सकता हूँ? दो नंबर को कंपेयर मैं चेक कर सकता हूँ पहले, क्या ए बड़ा है बी से? तो जब मुझे आंसर दे देगा इसका, नहीं 24 बड़ा नहीं है 34 से। ए एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 24 यहाँ के पड़ा, यहाँ पे आके इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, 34 बी की जगह रिप्लेस हो जाएगा। फिर आप इसको कंप्यूट करो, क्या 24 बड़ा है 34 से? नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट ने फॉल्स दे दिया। सिमिलरली अदर वे अराउंड भी चेक कर लेते हैं। इस पे जावास्क्रिप्ट ट्रू दे रहा है, हाँ जो 24 है वो छोटा है 34 से। उसके अलावा हमारे पास ऑपरेटर हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं ये है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। मतलब क्या ए लेस देन इक्वल टू है बी के? अब ये इसमें ना दो चीजें चेक होती हैं, क्या ए लेस देन है? अगर है तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं तो चेक करेगा क्या वो इक्वल है। अगर इक्वल है तब भी ट्रू दे देगा। अगर दोनों नहीं होंगे ना वो लेस होगा ना इक्वल होगा, तो फिर वो फॉल्स देगा, ठीक है। तो अभी मैंने देखा ए बराबर तो नहीं था, इक्वल नहीं था, लेकिन लेस जरूर था बी से, तो उसने ट्रू दे दिया, ठीक है। सिमिलरली अदर वे अराउंड भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, मैं अगर b की वैल्यू 24 कर दूं ना a के बराबर, तो फिर मैं इनमें से कोई भी चीज लगाता हूँ ना तो वो ट्रू ही देगी, क्योंकि उसको ये वाली चीज चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये दूसरी वाली इक्वालिटी चेक कर रहा है और इक्वालिटी प्रूव हो रही है, ठीक है। ये वाला भी ट्रू देगा, ठीक है। अब आ जाती है इक्वालिटी ऑपरेटर की बारी। इक्वालिटी ऑपरेटर में ना प्रोग्रामर्स बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रोग्रामर्स जैसे ना असाइनमेंट से मिक्स कर जाते हैं। इस तरह इक्वालिटी चेक नहीं होती जावास्क्रिप्ट में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वालिटी डबल इक्वल्स ऑपरेटर से चेक होती है। तो इस तरह, ठीक है। ये इक्वल थे क्योंकि मैंने बी की वैल्यू एडिट कर दी थी, 24 कर दी थी, तो ए और बी दोनों 24 है, तो इनकी इक्वालिटी मुझे ट्रू रिजल्ट करी है। अच्छा, अब एक मजे की बात, ठीक है। मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट एक टाइप डायनामिक लैंग्वेज है, आप रन टाइम पे टाइप्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। ए तो हमारा नंबर था, सही है, ऊपर मैंने बनाया था, किधर गया, ये रहा। ए तो हमारा नंबर था, बी भी हमारा नंबर है, लेकिन दोनों की वैल्यू 24 है, ठीक है, दोनों नंबर हैं अभी। लेकिन अब मैं बी की वैल्यू एडिट करता हूँ, ठीक है। बी की वैल्यू एडिट करता हूँ और इसको इसके अंदर मैं स्ट्रिंग का 24 डाल देता हूँ, ठीक है। और अब ए के अंदर नंबर का 24 है, बी के अंदर स्ट्रिंग का 24 है, और अब मैं इनकी क्वालिटी चेक करता हूँ क्या होता है। रिजल्ट ट्रू आ रहा है, हालांकि ट्रू आना नहीं चाहिए। ए एक नंबर है, बी एक स्ट्रिंग है, हालांकि दोनों की वैल्यू अंदर 24 पड़ा हुआ है, लेकिन ये इक्वालिटी ट्रू दे रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना, जब आप डाटा कहीं से रिट्रीव कर रहे होते हो या स्क्रैपिंग कर रहे होते हो, या इवन आप अपने वेबसाइट के इनपुट से उठा रहे होते हो, तब ये ना टाइप्स को अगर आप चेक नहीं करोगे ना, तो आपके ऐसे बड़े मसले आएंगे। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, उसका नाम है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। आप ट्रिपल इक्वल लगा तो वो टाइप भी चेक करता है। अब मैं टाइप भी चेक करूं तो मुझे फॉल्स कह रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर दोनों सेम चीज नहीं है, तो यहाँ पे वो फॉल्स कर देगा। बेशक वैल्यू अंदर सेम है, स्ट्रिंग और नंबर डिफरेंट चीजें हैं, टाइप्स डिफरेंट है, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर लिया उसने, ठीक है। तो ये थे रिलेशनल ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका किसी का? तो अगर कोई भी क्वेश्चन है, इवन द डम्बेस्ट क्वेश्चन है, तो पूछ लो, कोई मसला नहीं है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ, वैसे सबको प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन सेशन उनके लिए भी है जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो इसलिए हम थोड़ा बेसिक रखेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो हमने अपनी गेम की तरफ भी आना है, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। जी जी, सवाल है किसी का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए ना मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। सिनेरियो ये है कि मैं नहीं हूँ, कोई थर्ड पार्टी बंदा है, ठीक है, उसने ना फौज में अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि फौज न्यूट्रल है, तो उसने फौज में अप्लाई करना है। तो फौज में अप्लाई करना है तो उसके लिए ना क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी एज जो है ना वो 17 से 24 के दरमियान होनी चाहिए, सही है, लेट्स सपोज। तो पहले तो मैं अपनी एज बता देता हूँ, मेरी एज है 21, ठीक है, लेकिन अभी 21 नहीं रखते, अभी क्योंकि मैंने सिनेरियो अदर वे अराउंड दिखाना है आपको, तो मैं 32 रख लेता हूँ कि मैं अप्लाई कर ही नहीं सकता, तो मैं, ठीक है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ मेरी एज 32 है। तो अब मैंने आपको बताया कि जो एज होनी चाहिए वो 17 से 25 के दरमियान होनी चाहिए। तो अगर हमने इसका चेक क्रिएट करना है तो मैं क्या चेक क्रिएट करूंगा कि अगर एज जो है वो बड़ी है 17 से, तो फिर आप उसको फौज में भर्ती कर दो। मैं इसका देखूंगा तो इसका जवाब आएगा ट्रू। हालांकि मैं 32 साल का हूँ, मैं 25 से छोटा नहीं हूँ, तो तब भी मैं, मेरा जवाब ट्रू ही आ रहा है। तो इसके लिए फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, यार तुमने ये तो देख लिया 17 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन क्या बाकी 25 से भी छोटा है? तो वो भी चेक कर लेते हैं, क्या एज छोटी है 25 से? हाँ, 25 से छोटी नहीं थी तो फॉल्स आ गया, ठीक है। तो मैं 17 से तो बड़ा था लेकिन 25 से छोटा नहीं था, तो इसलिए फॉल्स आ गया। अब देखो, जब आपने ये दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को टेस्ट किया ना, एक का आंसर ट्रू आ रहा है और एक का आंसर फॉल्स आ रहा है, लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए वो ना ये है ना ये है, मुझे इन दोनों को मिला के एक रिजल्ट चाहिए, सही है, इन दोनों से निकलने वाला एक रिजल्ट चाहिए। अब वो मेरा ह्यूमन ब्रेन, आपकी ह्यूमन लॉजिक जो है वो तो आपको बता रही है कि हाँ, मेरी ह्यूमन लॉजिक के हिसाब से अगर एक चीज ट्रू है दूसरी चीज फॉल्स है, लेकिन हमें नहीं हो सकता, फॉल्स ही होना चाहिए, टोटल ओवरऑल आंसर फॉल्स होना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर को ये लॉजिक कैसे समझानी है? कंप्यूटर को ये लॉजिक समझाने के लिए कंप्यूटर के लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने हैं, ठीक है, इट्स दैट सिंपल। और कंप्यूटर के लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स जो हैं ये उडमी पे कोर्स है जोनस का, उसकी स्लाइड्स हैं, बहुत जबरदस्त स्लाइड्स हैं, मैं सबको रिकमेंड करूंगा, शेयर भी कर दूंगा। तो इवन कि मुझे भी कभी कोई हेल्प आती है, वैसे तो गूगल नहीं जाता, अगर मेरे पास गूगल नहीं होता तो मैं इसको यूज करता हूँ। तो इसमें मैं बूलियन लॉजिक्स पे जाता हूँ, बूलियन लॉजिक्स वाले सेक्शन पे। हाँ, तो अभी हमारा सिनेरियो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा, क्या था इसको एक बार देख लेना। क्या था हमारा सिनेरियो? ये था कि हमारे पास एक चीज ट्रू थी, दूसरी चीज फॉल्स थी, ठीक है, लेकिन हमें इन एक चीज भी फॉल्स होने पे ना, दोनों में से हम कहते थे नहीं यार वो नहीं भर्ती हो सकता। अब मैं आपको बूलियन लॉजिक समझाता हूँ इन अ नटशेल। देखो, बूलियन लॉजिक्स ये कहती है, बूलियन ऑपरेटर, ये जो अपना बूलियन जो लफ्ज है, इसको अभी छोड़ दो यार, इसके इसके गहराई में नहीं जाते। अभी ये सोच लो, जो लॉजिकल ऑपरेटर जिसकी मैं बात कर रहा था वो 3 एग्जाम के हैं, एंड, और तीसरा नॉट होता है, ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे इसने इन्वर्ट्स का लफ्ज यूज किया, इन्वर्ट कर देता है बरल। अच्छा, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर ये कहता है कि अगर आपके पास दो चीजें हैं, दो वैल्यू एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन को वो कहता है ए और एक एक्सप्रेशन को वो कह देता है बी। अगर ए ट्रू है ना और बी भी ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू होता, ठीक है। अगर, हाँ कमेंट नहीं ऐड करना, अगर ए फॉल्स है और बी ट्रू है तब आपका आंसर होता है फॉल्स, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए ना तो आंसर फॉल्स होता है। तो ए फॉल्स है और बी ट्रू है तो आंसर क्या है? फॉल्स। इसी तरह ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तब भी आंसर फॉल्स है। और अगर दोनों फॉल्स हैं, ए और बी दोनों फॉल्स हैं, तब भी आंसर फॉल्स है, ठीक है। तो ये एंड ऑपरेटर की लॉजिक है। और ऑपरेटर क्या कहता है? और ऑपरेटर कहता है दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू है। अगर ए ट्रू है और बी ट्रू है तो ओवरऑल आंसर क्या है? ट्रू। ए फॉल्स है और बी ट्रू है तो आंसर क्या है? ट्रू। ए ट्रू है, बी फॉल्स है तो आंसर क्या है? ट्रू। ए फॉल्स है और बी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, क्योंकि दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं था। नॉट क्या करता है? सिंपल सिंपल इन्वर्ट कर देता है, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। ऑपरेटर की शक्लें यहाँ पे इसने दिखाई हुई हैं। ऑपरेटर की शक्लें ये हैं, एंड ऑपरेटर को हम एंड लिखते हैं, और को और लिखते हैं। नहीं, वैसे ये इस तरह लिखते नहीं है, पता नहीं इसने क्यों लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट में इस तरह भी चलता है, सरप्राइज। बहरहाल मैं तो C++ वाला तरीका यूज करता था। ओके, तो अब इसको यूज करते हैं अपने सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैं एंड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं हम। ऐसे, ये एंड ऑपरेटर है, और है वो इस तरह दिखता है, और नॉट जो है उसको हम सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको यूज करते हैं। अब हमारी करंट सिचुएशन के हिसाब से बताओ यार कौन सा ऑपरेटर लगना चाहिए। इन दोनों में से अगर मैं एक भी चीज पास ही ना कर पाता तो भाई मैं भर्ती नहीं हो सकता। चलो बताओ, सोच के थोड़ा।
जबरदस्त एंड लगेगा, ठीक है, एंड ऑपरेटर ही लगना था। तो एज अगर छोटी है 17 से, एंड एंड मतलब एंड, एज नहीं, एज सॉरी बड़ी है 17 से, एंड एज अगर छोटी है 25 से, तब मैं एप्लीकेबल हूँ। और इसने मुझे फर्स्ट हैंड ही बता दिया कि फॉल्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे दो वैल्यूज को देख के खुद लॉजिकली कंप्यूट नहीं करना पड़ा, लॉजिकल कंप्यूटेशन खुद हो गई मेरे सामने, ठीक है। दैट्स व्हाट लॉजिकल ऑपरेटर्स आर फॉर, सही है। इतना इतना सिंपल यूज केस है इनका। तो लॉजिकल ऑपरेशन हमें समझ आ गई है, मैं एज्यूम करता हूँ आ गई सबको। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक होना चाहिए इसके बाद, क्या होना चाहिए, ठीक है। अब हम फंक्शंस की तरफ आते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कैसे लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का ना तरीका सिमिलर है, तीन तरीके हैं एक्चुअली, लेकिन मैं दो तरीके अभी नहीं करवाऊंगा, दो तरीके कल करवाऊंगा और एक तरीका आज करवाऊंगा। आज वो वाला तरीका करवाऊंगा जो सबसे करीब है आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेजोरिटी को आती है उसके, और बाकी जो मेजोरिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसके, ठीक है। तो वो कौन सी है, फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। वो बड़ी सिंपल है, फंक्शन लिखा, इसमें ना रिटर्न टाइप्स आप ना उसकी डेफिनेशन में मेंशन नहीं करते, फंक्शन की डेफिनेशन में उसकी रिटर्न टाइप नहीं मेंशन करते, सिंपल फंक्शन का कीवर्ड लिखते हो और उसका नाम लिखते हो। जैसे मैंने ऐड का फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन के आगे ऐड लिखा, उसके बाद पैरामीटर, पैरामीटर वो चीजें होती हैं जो फंक्शन एज एन इनपुट ले रहा होता है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यार मेरा फंक्शन दो वेरिएबल्स दो वैल्यूज इनपुट ले, ठीक है, डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट टाइप डायनामिक लैंग्वेज है। अब ये डेवलपर कंसोल जो था ना, इसमें एंटर दबाओ ना आप तो वो अनडिफाइंड कहता है, मतलब उसकी वैल्यू कंप्यूट करने लग पड़ जाता है। तो मैं इसमें कैसे दो लाइनें लिख सकता हूँ फंक्शन की, उसका तरीका ये है कि आप ना शिफ्ट एंटर दबाओ। ये तरीका मैंने आज ही ढूंढा है, वो इस तरह ढूंढा है कि वर्ड में भी अगर आपने वो नेक्स्ट लाइन व्हाट्सएप मैसेजेस में यार आपने एंटर से सेंड हो रहा था ना अगर व्हाट्सएप पे, शिफ्ट एंटर से अगली लाइन में चल जाता है। तो तो अब हम ना इसके आगे रिटर्न लिखते हैं, इसका रिटर्न a प्लस बी, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये फंक्शन आपसे दो वैल्यूज ले, a और b, ठीक है, और रिटर्न कर दे मुझे उनका समेशन, सही है। तो बन गया फंक्शन। फंक्शन एक, अब फंक्शन होता क्या है, हाँ जिनको नहीं पता फंक्शन होता क्या है, फंक्शन एक ऐसा कोड का पीस होता है जो आप बना के रख देते हो और आप उसको प्रोग्राम में जहां जरूरत पड़े वहां यूज कर सकते हो, इतना सिंपल है ये, ठीक है। तो इसमें आप अपनी लॉजिक, अच्छा इसमें आप अपनी एक काम की लॉजिक लिख देते हो, इसको रख देते हो, और जहां पे आपको वो एक पर्टिकुलर काम चाहिए हो ना, आप इसको बुला के यूज कर लेते हो। फंक्शन आपसे कुछ वैल्यूज लेता है और आपको बदले में कुछ वैल्यू रिटर्न कर देता है, सही है। तो हमारा जैसे फंक्शन है एडिशन के लिए बना है, मुझे जहां पे भी इस कंसोल पे अब ऐड कराने की जरूरत पड़ेगी मैं इसी फंक्शन को यूज करूंगा। ये मुझसे दो वैल्यूज लेगा, उनको प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा। अभी के लिए तो आपको इसका यूज के सही लग नहीं रहा होगा क्योंकि ऐड तो वैसे भी एक लाइन में हो जाता है, लेकिन अगर समझो कि बड़ी लैंग्वेज हो, बड़ा बड़ा फंक्शन हो, जैसे कि आपने एवरेज निकालना हो या उससे बड़े पे ले जाओ चीज को जिसका ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए उन केसेस में ये बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो मैं अब ऐड को कॉल करवा के दिखाता हूँ आपको, इसको किसी भी दो वैल्यूज पे कर देता हूँ, ठीक है, और इसने मुझे ऐड कर दिया, ठीक है। अब फंक्शन के बारे में मैंने सिर्फ इतना ही बताना था, इससे ज्यादा नहीं। तो लेकिन अब मैं एक और चीज के बारे में बताना चाह रहा हूँ, एडिशन ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा, वो इसलिए ऐसे कि समझो मैं एक पैरामीटर तो नंबर दे देता हूँ और एक पैरामीटर स्ट्रिंग दे देता हूँ, क्या होगा, गेस कर सकता है कोई, गेस क्या करना है यार, ये कंसोल खुद ही नीचे बता देता है पहले ही। हाँ, तो इसने क्या किया, इसने बजाय इन दोनों को ऐड करने के, इसने उनको कंकैटिनेट कर दिया। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट ना अगर देखेगा अगर एक चीज नंबर है और दूसरी चीज स्ट्रिंग है और बीच में प्लस ऑपरेटर है, तो जावास्क्रिप्ट छोटी डाटा टाइप को बड़ी में ट्रांसफर कर देगा, नंबर को स्ट्रिंग में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये चीज ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में ट्रांसफर हो जाएगी और फिर ये दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगे, क्योंकि कंकैटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना इस तरह यार, जैसे ये हेलो है और मैं प्लस करूंगा वर्ल्ड, तो जावास्क्रिप्ट इनको ऐसे जोड़ देगा, सही है। तो इसी तरह ये ऊपर ये नंबर जो थे ना ये जुड़ गए थे आपस में और एक स्ट्रिंग आउटपुट में आई थी, एक नंबर आउटपुट में नहीं आया था। तो ये फ्लो हमारे जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जब हम डॉम मैनिपुलेशन करेंगे तो ये आ सकता था। तो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट हैंड बता दिया कि अगर आप प्लस करने जाओगे ना दोनों को, तो आपको एक दोनों को पहले नंबर में रखना लाजमी है, ठीक है। एक भी अगर स्ट्रिंग हुआ ना तो वो प्लस करने की बजाय कंकैटिनेट करने बैठ जाएगा। तो 10 प्लस 6 16 नहीं आएगा, 10 प्लस 6 आएगा 106। तो ये चीज़ नहीं हमें चाहिए। अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ सकते हैं।
मैं ज्यादा स्पीड से गया हूँ, 35 मिनट हो गए हैं अभी तो। चलो अच्छी बात है, सेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल है अभी तक? यार ये बड़ा अच्छा सवाल है, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, मैं इसको एड्रेस करना चाहूंगा। देखो जब आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हो ना, तब आप उसको ना पैरामीटर्स देते हो। पैरामीटर्स होती हैं उसकी हदूद। पैरामीटर लफ्ज का भी मतलब ऐसे होता है, हदूद टाइप। तो उसकी हदूद आप बता देते हो, ये क्या क्या चीजें लेगा, ठीक है, ये क्या क्या चीजें लेगा, वो उसके पैरामीटर्स हैं। लेकिन जब आप उसे वो वेरिएबल दे रहे होते हैं ना, ये वो वैल्यू दे रहे होते हैं, वो वैल्यू उसका आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, इतना सिंपल है। डेफिनेशन में जब आप कर रहे होगे तो वो पैरामीटर है, जब आप दे रहे होगे तो वो आर्ग्यूमेंट है। और कुछ? हाँ लूप्स। यार लूप्स मैं ना कल के सेशन में पढ़ाऊंगा, उसकी वजह ये है कि आज जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा कोई और चीज? ठीक है, प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अज्यूम कर रहा हूँ किसी का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, तो हाँ, मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट जो है वो विद इन द ब्राउजर यूज हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बता दिया वो ब्राउजर के बाहर भी यूज हो सकती है, लेकिन हमारा आज का ओवरऑल यूज केस जो होगा वो विद इन द ब्राउजर ही होगा, क्योंकि ये आज का बेसिक जावास्क्रिप्ट और डोम मैनिपुलेशन पे है। ब्राउजर के बाहर जब जाता है तो वो नोड जेएस है, ठीक है। लेकिन अब खाली नोड नहीं है, बोर भी आ गए, बन वगैरह और भी इंजन आ गए हैं। बहरहाल तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद इन द ब्राउजर जावास्क्रिप्ट में। हम अपनी वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी डाल के दिखाएंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है प्रोजेक्ट का आज का। तो बल्कि मैंने तो इधर बनाया, ठीक है। इसको मैं ओपन विद कोड कर देता हूँ। यार बल्कि ये ओपन विद कोड तो सारी करते हैं ना। ये देखो मैं आपको नया तरीका सिखा देता हूँ जो अक्सर अब यूज करने की जरूरत पड़ती है जब इंडस्ट्री में हो। ये कोड डॉट लगाओगे तो ओपन हो जाता है सीएमडी से, अगर आप उस डायरेक्टरी में बैठे हुए हो तो। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने आपके लिए कुछ अच्छा हैंडल्स हुआ है। हाँ ये सीएमडी यूज की थी। अच्छा, तो अब प्रोजेक्ट का सीन क्या है हमारा? हमारा प्रोजेक्ट का सीन ये है कि आपने लास्ट टाइम बूटस्ट्रैप का सेशन भी ले लिया, उससे पहले एचटीएमएल और सीएसएस का भी ले लिया। तो एचटीएमएल सीएसएस और बूटस्ट्रैप वाला जो पार्ट था ना इस प्रोजेक्ट का, वो पहले से बना बनाया मैं आपको दूंगा, मैंने कोड किया हुआ है पहले से, ठीक है। ये एचटीएमएल वाला कोड है इसका, इसमें एचटीएमएल बूटस्ट्रैप है, ये सीएसएस वाला कोड है। तो ये पहले से फाइल्स ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आपने हमने आज सिर्फ ना यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट वाला कोड लिखना है, ठीक है, मिलके। तो ये जो एचटीएमएल वाला कोड है मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। इसको पहले ना आपको लाइव दिखा देता हूँ गेम होगी क्या। फिर गेम बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। आपको यूआई से पता लग रहा होगा ये एक डाइस गेम है, रोल डाइस गेम, ठीक है। तो इसका सीन ये होगा कि हम डाइस रोल करेंगे, इधर हमारा डाइस नजर आएगी हमें और जो हमारा नंबर आएगा वो नजर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लेयर की बारी है, प्लेयर डाइस रोल करता है, उसका आता है 5, तो मेरे इस स्कोर में ना 5 ऐड हो जाएगा। फिर डाइस रोल करता हूँ, आता है 6, तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल स्कोर हो जाएगा 11। अब क्या सीन है, मैं फिर डाइस रोल करता हूँ ना तो मेरा आ जाता है 1, और जब 1 आता है ना मेरी वैल्यू सेट हो जाती है 0 पे वापस, कि तुमने लालच की, तुमने बारी अगले को नहीं दी और तुम खेलते गए। तो असल में करना क्या होता है, 1 आने से पहले ना बारी दूसरे को देनी होती है, वरना आपका स्कोर 0 हो जाता है। अगर आप 1 आने से पहले बारी दूसरे को दे देते हो ना, तो मेरा यहाँ पे समझो अगर 12 जमा हुआ था और अभी मेरा 1 नहीं आया था, तो वो मेरा 12 जो है ना वो मेरे करंट स्कोर में डल जाएगा। यहाँ चीज 0 ही हो जाएगी, लेकिन करंट स्कोर मेन होता है जो आपका ओवरऑल स्कोर जमा हो रहा होता है। तो मेरे करंट स्कोर में 12 आ जाएगा और अगले की बारी आ जाएगी। अब अगला भी सिमिलरली इसी तरह बारी लेता है, ठीक है। और 1 आने से पहले ना वो समझो उसका ओवरऑल यहाँ पे ऊपर स्कोर बन जाता है 22, और अभी उसका 1 नहीं आया होता और उसको खतरा होता है अभी 1 आने वाला है। तो 1 आने से पहले ना अगले को बारी दे देगा, अगले को बारी दे देगा, उसका करंट स्कोर हो जाएगा 25। तो नीचे जिसका करंट स्कोर पहले हमारी, हम विनिंग अमाउंट अगर रख लेते हैं ना 100, तो जिसका करंट स्कोर पहले 100 हो जाएगा ना वो जीत जाएगा। तो इसमें दो चीजें हैं इस गेम में, एक तो रिस्क है, आपने रिस्क को मैनेज करना है, आपने 1 आने से पहले ना अगले को बारी देनी है, और दूसरी चीज ये है कि बाकी आपने अपना स्कोर भी बढ़ाना है साथ साथ, ठीक है। ये सीन है। तो होल्ड बटन क्या करेगा, होल्ड बटन अगले को बारी दे देगा कि बस यार मैं अब होल्ड करना चाह रहा हूँ, अगले को देना चाह रहा हूँ। रोल डाइस ये कि मैं हाँ अभी रोल करना चाह रहा हूँ, डाइस
न्यू गेम से वापस गेम न्यू पे रीसेट हो जाएगी। इन दोनों स्कोर का समझ आ गया। ये स्कोर आपका बार बार 0 हो सकता है, ये इसमें आपका ओवरऑल स्कोर काउंट होगा जो आपने होल्ड किया अपने आप को, ठीक है। तो गेम की लॉजिक में अगर अगर किसी ने कुछ पूछना हो दोबारा। ठीक है, इजी सीन है। तो अब मैंने आपको इसकी HTML का एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ जो मैंने लिखी हुई है। ये जो लिंक्स है ना ढेर सारे, और ये जो मैंने कमेंटिंग की हुई है, ये आपने परेशान नहीं होना, मैंने तो टेम्पलेट बना के रखा होता है इसलिए मैं बार बार यही यूज कर लेता हूँ। स्निपेट्स लव्स राइट होगा, आप स्निपेट को सर्च करना। और दूसरी चीज ये है कि यार मैं पिछले लेक्चर में देख रहा था, शायद आपको लाइव सर्वर का बताया नहीं गया। ये जो हम करते हैं ना, यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूँ और वो लाइव वहां पे नजर आ जाता है। उसका सीन ये है कि यहाँ पे ना कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाओगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन आती हैं। यहाँ पे एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना, फिर वो वाला आपका ना लाइव जो भी आप चेंजेस करोगे वो लाइव आपको नजर आएंगे। कंट्रोल शिफ्ट ई दबाओगे तो वापस ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था, ये ऊपर वाला सेक्शन है, इसके अंदर मैंने लिंक्स दिए हैं फॉन्ट्स वगैरह के। बूटस्ट्रैप का लिंक दिया हुआ है। बूटस्ट्रैप 5 जो आपको कराई उसका CDN बहुत छोटा है, ये CDN थोड़ा बड़ा है क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 का होगा आई गेस। हाँ 4 का ही है। उसके अलावा एक और सीन शायद आपको ना पता हो, जो मैं चाह रहा था आपको पता लग जाए, वो ये है कि इधर गया, हाँ अब ये देख रहे हो मैंने यहाँ पे ना ये जो हेड टैग है, आपको हेड टैग में बताया गया था, इसमें आप जो भी लिखते हो वो बॉडी का पार्ट नहीं होता, लेकिन वो वेबसाइट के ना यहाँ पे ऊपर नजर आता है इस पार्ट में। तो इस पार्ट में ना आप आइकन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। नाम भी ऐड कर सकते हो, आइकन भी ऐड कर सकते हो। आइकन ऐड करने के लिए ना यहाँ पे मैंने ये टैग यूज किया हुआ है, अभी लिंक टैग यूज किया हुआ है, ठीक है। आइकन डल जाता है यहाँ पे। तो बाकी हेड में मैंने टाइटल नहीं डाला हुआ, टाइटल डाल देता हूँ यार। तो टाइटल में डाल देता हूँ डाइस किंग, ठीक है। तो आप बेहतर आइकन तलाश करना यार, मेरे पास जो पड़ा था मैंने फिलहाल वैसे ही यूज कर लिया। अच्छा नीचे क्या है, नीचे सिंपल वही जावास्क्रिप्ट, आपने कल इसका ग्रिड सिस्टम पढ़ा है, मैंने वही कंटेनर फ्लूइड बनाया हुआ है, एक अंदर रो है, उसके अंदर मैंने कॉलम 6 दो ऐड किए हैं, मतलब दो साइड्स। कॉलम 6 मतलब मैंने ना ओवरऑल इसको दो कॉलम्स में डिवाइड कर लिया था, कॉलम 6 उसके बाद मैंने कोड किया अंदर, ठीक है। बीच वाली चीजों को ना मैंने एब्सोल्यूट रखा है। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग आप सर्च करना गूगल पे क्या है, चीजों को एब्सोल्यूट रख के ना आप फ्लोट करवा सकते हो ऐसे कॉलम्स के अंदर दरमियान में, सही है। तो बड़ा सिंपल सा कोड है, बड़ा बेसिक सा है, देखो इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। नीचे मैंने भी कुछ CDN लिंक्स दिए हुए, ठीक है, jQuery के दिए हुए, बूटस्ट्रैप के, वो क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 की रिक्वायरमेंट होती थी, वो jQuery का हटाऊंगा तो नहीं चलेगा, एरर देगा कंसोल में। उसके बाद मतलब बूटस्ट्रैप अगर 5 यूज करे ना तो इजी सीन है, 4 में ये मसला था। अब जावास्क्रिप्ट कोड में कैसे लिखनी है, आपने अपने इंडेक्स डॉट HTML या HTML में जावास्क्रिप्ट कैसे लिखनी है। जावास्क्रिप्ट लिखने के 3 तरीके हैं, 3 ये 2 हैं। एक तो है इनलाइन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, मतलब स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, सॉरी स्क्रिप्ट टैग के थ्रू ये है कि आप स्क्रिप्ट टैग लगाओ और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप जावास्क्रिप्ट को ना एक अलग फाइल बनाओ यहाँ पे, जैसा मैंने बनाई है, और उसके बाद ना स्क्रिप्ट टैग के SRC में ना उसका पाथ दे दो और वो लिंक कर जाएगा, ठीक है। तो मैं वो दूसरे तरीके से जा रहा हूँ। तो चलो यार अब कोड स्टार्ट करते हैं। अजान के बाद, अजान हो रही है, ठीक है। आप लोग भी ब्रेक लो, पानी शानी पियो, मैं भी पीता हूँ। गेम का आगाज करते हैं। अच्छा गेम का आगाज करने से पहले ना हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट तो कर ली, अब डोम मैनिपुलेशन का थोड़ा आइडिया देता हूँ। डोम मैनिपुलेशन क्या होती है, ये हमारी HTML CSS लिखी हुई है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के सर थ्रू, जी जी यार ये जी गेम लॉजिक रिपीट कर देना, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं। क्या कर देना, गेम का लॉजिक एक दफा रिपीट कर देना। गेम का लॉजिक रिपीट कर दूं। अच्छा गेम का लॉजिक इस तरह है कि पहले प्लेयर 1 की बारी आती है, वो डाइस रोल करता है। वो डाइस रोल करता है ना, फॉर एग्जांपल उसका 5 आता है तो 5 स्कोर में ऐड हो जाता है। फिर रोल करता है 6 आता है, वो स्कोर में ऐड हो जाता है। फिर रोल करता है 1 आता है तो ये वाला स्कोर सारा 0 हो जाता है और बारी अगले की आ जाती है। वो क्यों, क्योंकि इस गेम की लॉजिक ये है कि आप डाइस तब तक रोल करो जब तक 1 नहीं आता। 1 आने से पहले आपको होल्ड करना होता है। अगर आप होल्ड कर देते हो, जो आपका यहाँ स्कोर बना होता है ना, वो आपके करंट स्कोर में ऐड हो जाता है, ओवरऑल स्कोर में मतलब, सही है। और बारी फिर अगले की आ जाती है। तो इससे क्या होगा, आप अपना स्कोर सेव कर करके खेलते हो। अगर मैं यहाँ पे रोल करता जाता हूँ, मेरा 30 तक आ जाता है, फिर उसके बाद 1 आता है, तो ये सारा 30 जाया है, 0 हो जाएगा, करंट में कुछ नहीं जाएगा। करंट में तब जाएगा जब मैं इंटेंशनली होल्ड का बटन दबाऊंगा और मैं अगले को बारी दूंगा,
होल्ड दबा के अगले को बारी दूंगा तो मेरा यहाँ जो स्कोर बना था ना वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और बारी अगले की आ जाएगी, अगला भी उसी तरह खेलेगा, वो बारी लेगा, वो उस तरह खेलेगा कि यार 1 आने से पहले ना जितना मेरा स्कोर बनना है मैं उसे होल्ड कर दूं किसी तरह, होल्ड के बटन से। रोल डाइस से डाइस रोल होती है, सेंटर में डाइस रोल होती है, जो स्कोर आता है वो स्कोर में ऐड होता है। स्कोर से करंट स्कोर में लाने के लिए आपको ये होल्ड का बटन दबाना पड़ता है। होल्ड का बटन आपको 1 आने से पहले, आप रोल डाइस कर रहे हो ना, बार बार रोल नहीं करी जाओगे, आप सोचोगे यार बहुत बार रोल कर दिया 1 आ सकता है, मैं होल्ड कर देता हूँ पहले। समझ आइए, अंदाजा हुआ है? किसी ने कुछ पूछना हो यार पूछ ले माइक ऑन करके। अगर 1 आया तो ऑटोमेटिकली सेकंड प्लेयर को टर्न मिल जाएगी, जी बिल्कुल ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, और होल्ड से भी मिल जाती है और 1 आने से ऑटोमेटिकली मिल जाती है। होल्ड से आप खुद दे रहे होते हो और 1 आने से ऑटोमेटिकली मिलती है। ओके सीन है? हाँ ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं ओके सीन है। हाँ तो मैं कह रहा था कि हम बेसिक डॉम मैनिपुलेशन की बात कर लेते हैं। बेसिक डॉम मैनिपुलेशन क्या है? डॉम मैनिपुलेशन लफ्ज जो है ना, असल में क्या है कि ये पूरी आपकी जो वेबसाइट है ना, आप जो बनाते हो, वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में शेप करता है उसको आपका ब्राउजर, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, सही है? तो आज क्योंकि हमने बेसिक रखना है सेशन को, तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, अब ये हिसाब लगा लो कि आपकी जो टैग्स है ना, ये जो टैग्स हैं, ये एक हायरार्की में, हायरार्की मतलब एक ट्री के स्ट्रक्चर में, एक मॉडल में शेप हो जाते हैं, सही है? कंटेनर के अंदर रो आएगा, रो के अंदर कॉलम 6 आएंगे, उसके अंदर ये मतलब नीचे वाले टैग, इस तरह कर करके ना ये टैग्स एक हायरार्की में आ जाते हैं, सही है? इन हायरार्की में पड़ी हुई चीजों को एक्सेस करने के लिए जावास्क्रिप्ट से हम डोम मैनिपुलेशन की टर्म यूज करते हैं। अब मुझे बताओ, ये 0 यहाँ पे पड़ा है, मैं इसको जावास्क्रिप्ट से चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? डोम के अंदर मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, करके दिखाऊं? करता हूँ ताकि क्लियर हो। तो मैं जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे ना एक लाइन में भी करके दिखा देता हूँ आपको, कि मैं यहाँ पे ना यूज करूंगा डॉक्यूमेंट, अभी मैं बता नहीं रहा ये क्या है, क्यूरी सिलेक्टर, और इसके अंदर ना मैं, पता नहीं क्या नाम था मेरी इसका, जाके देख के आता हूँ, स्कोर वन है। तो मैं इसका टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट ना चेंज कर सकता हूँ, कंटेंट इसका कर देता हूँ 24, और आपके सामने वो 0 था और ये 24 हो गया। क्यों? इसको कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। मैंने डॉम को जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट किया। अब मैं बता देता हूँ ये मैंने किया क्या। असल में मैं गया डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट ना असल में एक डॉम मैनिपुलेशन का ना, डॉम का जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है उसका टॉप होता है, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर ये पूरी एचटीएमएल फाइल होती है, सही है? आपकी पूरी एचटीएमएल फाइल ना आपका डॉक्यूमेंट होता है। मैंने उसके अंदर लगाया डॉट क्यूरी सिलेक्टर। डॉट क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है? मैं इसके अंदर जो सिलेक्टर दूंगा ना, मुझे ढूंढ के ला के देगा। अब मैंने इसके अंदर क्या लगाया, मैंने जब ये अपना 0 था ना, मेरे प्लेयर 1 का 0 जिसको मैंने अभी चेंज किया यहाँ पे जो प्लेयर 1 का 0 था अभी 24 हो गया मैंने किया, तो इसकी मैंने आईडी दी हुई थी स्कोर 1। आईडी स्कोर 1 को ना मैंने यहाँ पे जिस तरह आप सीएसएस में टारगेट करते हो हैशटैग लगा के, उस तरह मैंने यहाँ पे हैशटैग लगा के टारगेट किया, हैशटैग स्कोर 1। तो मैंने उसे कहा यार डॉक्यूमेंट में जा और हैशटैग स्कोर 1 वाले एलिमेंट को पकड़ ले, मतलब उसको ले आ। जिसको लेके आया, फिर मैंने उसका डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मतलब उसका टेक्स्ट कंटेंट जो था उसको चेंज किया और क्या कर दिया, उसको 24 कर दिया, चाहे 32 कर दूं, कुछ भी कर दूं, चेंज हो गया, ठीक है? ये बेसिक डॉम मैनिपुलेशन होती है। प्ले 2 की भी कर सकते हैं, प्ले 2 की करके दिखाता हूँ आपको। अब आपने खुद मेरे साथ साथ करनी है, ठीक है? पहले हम जाते हैं, देखते हैं यार प्लेयर 2 के स्कोर का नाम क्या है। प्लेयर 2 को ढूंढा, ये रहा प्लेयर 2। प्लेयर 2 के अंदर एक H1 टैग है, ये H1 टैग है। इस H1 टैग की आईडी जो है वो है स्कोर 2। तो मैं इसको आईडी से टारगेट करूंगा क्योंकि आईडी यूनिक होती है हर एलिमेंट की, और फिर उसका टेक्स्ट कंटेंट अंदर का चेंज कर दूंगा। सेम लाइन लिखूंगा। ये मैजिक कैसे हुआ, अगली लाइन में कैसे सेम लाइन आगे वो है कंट्रोल डी से हो जाता है, ठीक है? ट्राई करना। तो 21 कर देता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू, ठीक है? तो ये भी चेंज हुआ है। तो डॉम मैनिपुलेशन मुझे लग रहा है बेसिक इतनी ही यूज करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है आज। तो ये आइडिया हो गया थोड़ा बहुत इसका, डॉम मैनिपुलेशन का आइडिया हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। हम यहाँ पे क्लासेस को भी टारगेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्लासेस को भी टारगेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर
डॉट लगा के। आपको पता है क्लास को टारगेट करने के लिए डॉट लगाते हो आप उसके नाम से पहले। अब यहाँ पे टारगेट इसका था स्कोर क्लास, लेकिन मैं क्लास से क्यों नहीं टारगेट कर रहा है, मैंने स्कोर क्लास ऊपर वाले को भी दी होगी, तो मुझे मसला हो जाएगा, ये मुझे अरे रिटर्न करने लग पड़ जाएगा, ठीक है। या फिर ये जो पहला सिलेक्टर से मिलेगा ये वो रिटर्न करेगा। अरे वाला सीन कुछ और है, वो लाइव लिस्ट भेजता है, वो एक और क्यूरी सिलेक्टर है। तो ये सीन है, ठीक है। क्लास में इसलिए हम टारगेट नहीं करते। अगर आपने किसी को यूनिक क्लास दी हुई है तो फिर आप टारगेट कर लेना, डॉट लगा के उसका नाम लिख देना, स्कोर 1 अगर था तो स्कोर 1 लिख देना, ठीक है, तो वो आ जाएगा। और अगर आपने टैग को टारगेट करना है तो आप ना डॉट लगाओ ना हैश लगाओ, आप डायरेक्ट टैग लिख दो, जैसे h1 को लिखूंगा, ठीक है, तो h1 आ जाएगा मेरे पास। सही है। तो हम यूनिक को कोशिश करते हैं, हम यूनिक लेके आए, यूनिक वाले लेके आए। तो अब ना हम गेम को स्टार्ट करते हैं क्रैश से बिल्ड करना, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो यार देखो हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए। एक वेरिएबल जो इसका करंट स्कोर होल्ड करे, एक वेरिएबल जो इसका करंट स्कोर होल्ड करे। तो जावास्क्रिप्ट में ना ये वेरिएबल हम बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले ना मैं यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट कर लेता हूँ। ये क्या होता है, मैं जावास्क्रिप्ट में ना स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर रहा हूँ। स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, जिस तरह आपको अगर आप कोई अनडिक्लेयर्ड अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल या अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, अनडिक्लेयर्ड अनइनिशियलाइज्ड पे नहीं करता, अनइनिशियलाइज्ड पे तो अनडिफाइंड है ना, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल अगर आप यूज करें ना तो ये मुझे बता देगा यार, एरर दे देगा कंसोल में। तो इस तरह की, क्योंकि अगर नहीं एरर देगा ना ये, तो मेरे लिए मसला है। मैं अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल अगर यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर वैल्यू उसकी कोई सेट ना हुई हो तो मुझे मसला है। तो इसलिए मुझे उसी वक्त बता देगा ये कंसोल में। तो ये अपनी बेहतरी के लिए डेवलपर्स ऑन रखते हैं इसको, स्ट्रिक्ट मोड को। आप चाहो तो ना रखना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमारी लॉजिक के मुताबिक ना यार हमें दो वेरिएबल्स तो पहले चाहिए, एक जो इसका करंट स्कोर होल्ड करे प्लेयर 1 का, और एक जो प्लेयर 2 का होल्ड करे। तो सबसे पहले ना मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, एक प्लेयर 1 का, लेकिन मैं इसका नाम ना करंट P1 रख देता हूँ, करंट प्लेयर 1, ठीक है, P कैपिटल कर देता हूँ। और उसके बाद अभी इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 के, क्योंकि इनिशियली मैं चाहता हूँ यार इसका स्कोर 0। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ करंट P2, जो कि प्लेयर 2 का करंट स्कोर होगा, ठीक है। करंट P1 आ गया मेरे पास, करंट P2, मैंने दो वेरिएबल्स बना दिए। वो वेरिएबल्स इनको पॉइंट नहीं कर रहे, ये वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल है, जावास्क्रिप्ट के अपने वेरिएबल्स हैं, बनाए हैं, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा किया, ठीक है। तो अच्छा, तो वेरिएबल ये क्या हो रहा है, टाइम लग गया वेरिएबल लिखते हैं। अच्छा, तो दो वेरिएबल्स बना दिए यार। अच्छा, उसके अलावा मुझे और कौन से वेरिएबल चाहिए, एक मुझे वेरिएबल चाहिए जो मेरा स्कोर होल्ड करे। जब मैं यहाँ पे एक एक बंदा अपनी बारी ले रहा है, उसकी उसकी बारी जब यहाँ पे स्कोर ऐड हो रहा है तो वो किसी एक वेरिएबल में हो रहा है ना। इसकी बारी जब स्कोर ऐड होगा और ये बारी होल्ड कर देगा तब ये चीज दोबारा 0 हो जाएगी, तो मैं वो स्कोर वेरिएबल इधर यूज हो रहा होगा, फिर वो स्कोर वेरिएबल इधर यूज हो जाएगा, फिर वो इधर यूज हो रहा होगा। तो स्कोर वेरिएबल मैं एक ही बना लेता हूँ, मुझे एक ही बहुत है, दोनों में यूज हो जाएगा। मैं उसका नाम स्कोर रख देता हूँ खाली, इनिशियली उसको भी 0 रख देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा यार मेरे पास एक एक्टिव वेरिएबल होना चाहिए, जो मुझे बता रहा हो यार अभी किसकी बारी चल रही है, दो प्लेयर हैं, किसकी चल रही है, पहले की दूसरे की। तो हम कह रहे हैं यार इनिशियली पहले की चल रही हो, बाद में दूसरे की आ जाए। तो एक और वेरिएबल बना रहा हूँ एक्टिव, और उसको इनिशियली सेट कर रहा हूँ 1 के। अच्छा, अब हम ना पहली लॉजिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टारगेट ये होगा कि हम ना डाइस यहाँ पे लेके आए और रोल करवाएं डाइस को, सही है। उसके लिए तो सबसे पहले ना हम ये देख लेते हैं कि जो डाइस है हमारी यहाँ पे जो आनी थी नजर, उसकी उसके एलिमेंट का नाम क्या है, उसके इमेज टैग का नाम क्या है, वो देख लेते हैं। ठीक है, इसकी आईडी दी है डाइस, सही है, ये मुझे पता लग गया। उसके अलावा हमारे जो डाइस का बटन है ये वाला, इसको भी देख लेते हैं, ये किधर पड़ा हुआ है कोड में। इसको मैं देखता हूँ, नीचे पड़ा होगा, ये रहा, ये में मिल गया मुझे, सही है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है ना, हम इनको ना जावास्क्रिप्ट में कॉल करवाना शुरू करते हैं उसी क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू, ठीक है। इनको जावास्क्रिप्ट में गेट करना शुरू करते हैं। बहरहाल सबको एक ही बार कर देते हैं जिस जिसकी हमें जरूरत है। अभी मुझे क्या क्या चाहिए होगा यार, मुझे ये वाला स्कोर भी चेंज करना है बीच में, मुझे ये वाला भी करना है, मुझे ये वाला स्कोर भी, करंट स्कोर भी चेंज करना है, मुझे ये वाला भी करना है। इन सब के एलिमेंट्स ना मैं भी गेट कर लेता हूँ, ताकि फिर मैं इन्हें यूज कर पाऊँ। वो किस तरह, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें इसको रखी जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे स्कोर ऑफ प्लेयर 1 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्कोर ऑफ प्लेयर 1 है, तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्कोर P1, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से इसको ना यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, ठीक है। स्कोर 1 गेट हो गया, ये हैशटैग था, सॉरी।
फिर 2 का भी स्कोर गेट कर देता हूँ, उसके उसके आईडी का नाम स्कोर 2 था, तो वेरिएबल मैंने बना दिया स्कोर P2 और उसके अंदर स्कोर 2 रख दिया। अब देखो मैं आपने ये चीज पहले यूज नहीं की कि आपने पहले तो हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्टर बना के उसको इनिशियलाइज कर रहे थे ना। अब मैंने वो जो मैंने एलिमेंट गेट किया ना यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से, उसको मैं फिलहाल एक वेरिएबल में रख रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं वेरिएबल को भी एडिट करता हूँ ना, इसका टेक्स्ट कंटेंट एडिट करता हूँ, तो मेरे पास ना बाहर वाले का टेक्स्ट कंटेंट अपडेट हो जाएगा। स्कोर P1 था, सॉरी, बाहर वाले का टेक्स्ट एडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ना मैं सबके बना देता हूँ जिस जिसके मुझे चाहिए। अभी इन दो के चाहिए थे, उसके अलावा मुझे चाहिए यार करंट स्कोर वाले का चाहिए। इसकी आईडी है करंट 1, इसकी आईडी है करंट 2, ठीक है। तो मैं इनको भी गेट कर लेता हूँ यहाँ पे, करंट P1 रख देता हूँ नाम, और डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, मेरे पास आईडी थी करंट 1 थी, ये 2 भी गेट कर लेता हूँ। तो एक मसला आ रहा है मेरे पास ना, वेरिएबल्स रिपीट हो रहे हैं। मैंने करंट P1 करंट P2 ऊपर बना लिया था, तो मैं इनका नाम ना यार करंट 1 बल्कि ऊपर वाले का चेंज करता हूँ, इसका ये रहने देता हूँ, करंट 1 और करंट 2 रख लेता हूँ ऊपर वाले का, ताकि वेरिएबल के नाम रिपीट ना हो। अब ये स्ट्रिक्ट मोड की वजह से ही मुझे पता लग गया, सही है। स्ट्रिक्ट मोड ने मुझे बीच में बता दिया कि मैं गलती कर रहा हूँ। अच्छा, हमने इन 4 चीज़ों को गेट कर लिया। अब मैं गेट कर लेता हूँ जाके इस बटन को जिसपे मैंने क्यूरी सिलेक्टर लगाना, वो जिसपे मैंने ऑन क्लिक हैंडल करना है। लेट, इसका नाम मैं रख देता हूँ अपना, क्या नाम था इसका वहाँ पे कोड में, रॉक एंड रोल डाइस। तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ रॉक एंड रोल रख लेता हूँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, उसके बाद मैं यहाँ पे इसका नाम कॉल कर देता हूँ रॉक एंड, ये भी गेट हो गया मेरे पास। अच्छा, तो मैंने ना यार इन सबको गेट कर लिया, ठीक है। ये सब एलिमेंट जो थे ना जो मुझे चाहिए थे फिलहाल, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और ये डाइस का बटन, ये वाला रोल डाइस वाला, ये मैंने गेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी, वो मेरे डाइस की इमेज है, वो मैंने देखी नहीं, यहाँ पे पड़ी हुई है ये, ठीक है। इसका नाम है डाइस, इसकी आईडी डाइस है, तो मैं इसको भी गेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट डाइस इक्वल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, मैं इसको भी गेट कर लेता हूँ डाइस, ठीक है। तो ये मैंने सारे गेट कर लिया। अब तो इसको ना मैं ऊपर कमेंट दे देता हूँ कि अब कोड को स्ट्रक्चर रखने के लिए कर रहा हूँ, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दे देता हूँ कि ये मेरे एलिमेंट्स हैं, सही है। तो अब क्या करना है, अब ना हमने ये करना है कि फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। अब मुझे बताओ, जब रोल डाइस क्लिक हो, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे डाइस नजर आए, डाइस रोल मतलब डाइस नजर आए और उसके अंदर उसका स्कोर आए कोई ना कोई, सही है। और वो स्कोर रैंडमली होगा हर बार, ऑफ कोर्स, क्योंकि गेम है, गेम की लॉजिक आपने बरकरार रखनी है। सबसे पहले तो हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, वो ये कि यार बटन दबाने पे कुछ हो। तो ऐसे चीजों को जो हम किस देखो, जावास्क्रिप्ट का ना एक 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 आर्किटेक्चर है ऑब्जर्वर पैटर्न पे बेस्ड। ऑब्जर्वर पैटर्न ये कहता है कि आप बैठ के ऑब्जर्व, जावास्क्रिप्ट ना बैठ के ऑब्जर्व करी होती है कि यार कोई चीज हुई है, कोई चीज हुई है तो उसके इवेंट्स कोई कोड रन करे, ठीक है। इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर कहते हैं हम इसे, सही है। तो जावास्क्रिप्ट में ये इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पता है किस तरह इंप्लीमेंट हो रहा होता है, ये इन इवेंट लिसनर्स के थ्रू जो हम अभी कॉल बनाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यार ये जो मेरा डाइस है ना, इस पे मैं एक इवेंट लिसनर लगा दूं। इवेंट लिसनर क्या करेगा, वो बैठ के ना इस डाइस को देख रहा होगा कि इस डाइस पे कोई इवेंट तो नहीं परफॉर्म हुआ। अगर इवेंट परफॉर्म होगा ना, तो वो मुझे उसके उसकी उसके इवेंट्स जो मैंने कोड लिखा होगा ना, वो रन कर देगा। तो मैं कहता हूँ यार क्लिक के इवेंट चेक करो तुम, ठीक है। अगर क्लिक का इवेंट होता है ना, तो तुमने उसके इवेंट्स जो मैंने फंक्शन बनाया ना, वो कॉल कर दो, उसको चला दो, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं कंसोल करवाता हूँ यहाँ पे कुछ भी, जैसे हाई कंसोल करवाता हूँ, और मैं देखता हूँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैंने
रोल डाइस की और मैं यहाँ पे कंसोल में देखता हूँ तो कंसोल में हाई लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंसोल में हाई नहीं लिखा यार। अच्छा देखते हैं, क्योंकि मैंने डाइस पे लगाया, मुझे ना डाइस तो इमेज थी ना मेरी, मुझे रॉक एंड रोल बटन पे लगाना था। हाँ हाई लिखा आ रहा है, सही है। तो मतलब इवेंट लिसनर सही से अटैच हो गया। तो अब देखो मेन फंक्शनैलिटी ये नहीं थी कि मैंने यहाँ कंसोल करवाना था, मेन चीज क्या करनी थी, मैं चाह रहा था कि जब भी मैं क्लिक करूँ ना, एक रैंडम 1 से लेके 6 तक डाइस में नंबर है ना, एक रैंडम नंबर मेरे सामने आ जाए। सबसे पहले तो रैंडम नंबर जनरेट करना है ना। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मैं यहाँ से कंसोल का पहले इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको समझाऊं कि रैंडम नंबर जनरेट कैसे करना है। जावास्क्रिप्ट में ना रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए math.random का फंक्शन है, ठीक है। ये एक रैंडम नंबर जनरेट कर देता है, लेकिन वो रैंडम नंबर जो होता है ना वो 0 से 1 के दरमियान होता है, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान। तो मुझे तो जो चाहिए वो तो 0 से 6 के दरमियान चाहिए। वो कैसे आएगा? तो शुरू में तो ये जो मेरे पास आ रहा है वो एक 0 से 1 के दरमियान, मतलब एक डेसिमल नंबर है, तो मैं उसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। अब मेरे पास जो नंबर आ गया उसके पास एटलीस्ट वन, एक पार्ट ऐसा है जो इंटीजर है, एक पार्ट ऐसा है जो यूनिट केस में है, समझ रहे हो, यूनिट्स में है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे बाकी का हिस्सा नहीं चाहिए, डेसिमल वाला पार्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं इसी चीज को रैप कर दूंगा मैथ डॉट ट्रंक में। मैथ डॉट ट्रंक क्या करती है, मैथ डॉट ट्रंक ट्रंकेट कर देती है, ट्रंकेट का मतलब उड़ा देती है डेसिमल वाला पार्ट सारा, ठीक है। तो मैथ डॉट ट्रंक में एंटर करता हूँ, तो अब देखो उसने अब जो रैंडम नंबर जनरेट किया होगा ना वो 4 पॉइंट कुछ होगा, उसने डेसिमल पार्ट ही उड़ा दिया सारा, उसने मुझे 4 आंसर में दे दिया। तो मैं इसको बार बार रन करूंगा, बार बार मुझे कोई रैंडम नंबर आएगा। लेकिन मसला ये अब रैंडम नंबर जो आ रहा है ये 0 से 9 के दरमियान होगा, ठीक है। मुझे चाहिए 0 से 6 के दरमियान। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उस मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा जो मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों को सिंपल मैथ्स आती है तो आपको पता होगा यार, अगर मैं किसी नंबर को 6 पे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो आता है ना वो 6 के बराबर नहीं आ सकता, 6 से बड़ा नहीं आ सकता, वो 6 से छोटा ही आएगा, 0 से 6 के दरमियान। अगर 6 पे पूरा डिवाइड हो गया तो 0 आएगा रिमाइंडर, वरना 1 2 3 4 या 5 आएगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मॉड्यूलस 6 अप्लाई करने से मेरा आंसर जो भी आएगा ना वो 0 से 6 के दरमियान होगा। लेकिन अब मसला अभी भी वहीं पे है, मुझे चाहिए 1 से 6 तक, और अभी आ रहा है 0 से 5 तक, ठीक है। हाँ 0 से 5 तक आ रहा है, अभी मुझे चाहिए 1 से 6 तक। ये देखो 0 भी आ गया। अब मैंने क्या करना है, अभी मेरी रेंज आ रही है 0 से 5 तक और मुझे लेके जानी है इस रेंज को 1 से 6 तक। मैं अगर इसके पूरे आउटपुट में, यहाँ पे इसका पूरा आउटपुट जो आ रहा है उसमें 1 ऐड कर दूं ओवरऑल, तो मेरी रेंज पे क्या फर्क पड़ेगा। मेरा सबसे छोटा नंबर आ रहा था 0, मेरा सबसे बड़ा नंबर आ रहा था 5, तब मेरा सबसे छोटा नंबर क्या आएगा 1, और सबसे बड़ा नंबर क्या आने लग पड़ेगा 6। मेरी रेंज ये बन जाएगी जो मुझे चाहिए 1 से 6। मुझे 1 से 6 ही चाहिए थी क्योंकि डाइस में 1 से 6 नंबर आता है, रिप्रेजेंट होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेम एक्सप्रेशन लिखूंगा और इसके अंदर ओवरऑल 1 ऐड कर दूंगा। ये पार्ट किसी को ना समझ आया हो, क्योंकि ये रैंडम जो नंबर हमने जनरेट करना है ना 1 से 6 उसके लिए मैंने लिखा है। मैंने आपको शुरू से दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा, कि सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि मैथ डॉट रैंडम जो है 0 से 1 तक एक नंबर जनरेट करता है, 0.9 समथिंग तक, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक यूनिट नंबर आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रंकेट कर देंगे डेसिमल पार्ट को। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि हम मॉड्यूलस 6 लेंगे तो वैल्यू जो है वो 0 से 5 के दरमियान आ जाएगी, हमें चाहिए थी 1 से 6 के दरमियान। तो मैंने इसकी रेंज इंक्रीज करने के लिए इसमें एंड पे एक 1 डाल दिया, ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, तो मेरी रेंज आ गई 1 से 6 तक, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये मेरा जो रैंडम नंबर जनरेट करी है वही जनरेट करी जो मुझे चाहिए 1 से 6 तक। मैं इसको पकड़ूंगा, लेके जाऊंगा, कोड में एक वेरिएबल बनाऊंगा रैंडम के नाम से, रैंडम बनाया तो रैंड बना देता हूँ, ठीक है, रैंड बना देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कोड में, ठीक है। रैंडम नंबर मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने देखना है यार डाइस में आपको कह रहा हूँ वहां पड़ी हुई है और हमें नजर नहीं आ रही, वजह क्या है, चल के देखते हैं। ये भाई डाइस की इमेज है, इमेज मैंने एसआरसी से मतलब इंपोर्ट भी की हुई है। फिर मसला क्या है, ये नजर नहीं आ रही। मुझे अब नजर आ रहा है यहाँ पे मैंने एक हाइड की क्लास लगाई हुई है। हाइड की क्लास अगर मैं सीएसएस में जाके देखूँ, हाइड की क्लास में मैंने देखो डिस्प्ले नन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे ये हाइड की क्लास रिमूव करनी है जब गेम स्टार्ट हो। गेम कब स्टार्ट होगी, जब जारी बात है वो रोल डाइस पे दबाएगा। तो यार ये हाइड की क्लास सबसे पहले रिमूव करनी है, और वो करनी भी मुझे जावास्क्रिप्ट से, यहाँ से मैन्युअली नहीं कर सकता। मैन्युअली करके दिखा देता हूँ ऐसे क्या हो रहा है, मैन्युअली करके दिखा देता हूँ तो आपको डाइस नजर आने लग पड़ेगी, लेकिन इस तरह नहीं करना। जब गेम स्टार्ट नहीं हो रही तब ये नजर ना आए,
गेम स्टार्ट हुई है तब नजर आए और एक्चुअल वैल्यू के साथ आए जो वैल्यू अब बनी है उसकी। तभी के लिए मैं इसे वापस लेके आता हूँ और जाता हूँ और हम यहाँ जावास्क्रिप्ट से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो बड़ा इजी स्टेप है, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैंने उसको गेट कर लिया हुआ था ना, यहाँ पे डाइस मैंने गेट कर लिया है, डाइस का एलिमेंट गेट कर लिया हुआ है। तो मैं डाइस में जाऊंगा, डॉट क्लास लिस्ट में जाऊंगा। ठीक है, क्लास लिस्ट से क्या होगा, मेरे पास लिस्ट ऑफ क्लास आ जाएगी इसकी। इसकी कितनी क्लासेस इसमें है, इमेज फ्लूइड है, राउंडेड है, वेव्स इफेक्ट है, हाइड है, ये सारी क्लासेस मेरे पास आ जाएंगी। इन क्लासेस की लिस्ट में से मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा किसको, जो मैं चेक करना चाह रहा हूँ, किसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैं हाइड को रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो अब मेरे पास क्या होगा, क्लिक का बटन दबाने पे हाइड की क्लास रिमूव हो जाएगी। देखते हैं बाकी क्या ये हो रहा है। कंसोल अब बंद कर देते हैं, इस चीज होती है। रोल डाइस पे दबाए और हाइड की क्लास रिमूव हुई, नंबर मेरे सामने आ गया। नंबर अभी रैंडम नहीं है क्योंकि हमने रैंडम नंबर वाली इमेज कॉल नहीं की। रैंडम नंबर वाली इमेज कैसे कॉल करेंगे, मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ। मेरी इमेजेस पता क्या नाम है, डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3, डाइस 4, डाइस 5, डाइस 6, डाइस 6 तक, सॉरी। तो अब करना क्या है सीन, कि जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ना, मैं वो वाली इमेज कॉल करना चाह रहा हूँ। सही है, आप लोग ये कर सकते हो, आप इफ के चेक्स लगा दो। मैं जरा आपको मजे का तरीका सिखाने लगा हूं, जो मैं यूज करता हूँ। सही है, वो क्या है इसका, वो मैं कैसे करूंगा, डाइस डॉट एसआरसी। अब मैं यहाँ पे ना एड्रेस लिख सकता हूँ इमेज का जो मुझे चाहिए। सारे इमेज फोल्डर में तो इमेज लिख दिया स्लैश। अब मुझे पता है डाइस है, सारे सबके स्टार्ट में डाइस है, सबके आगे माइनस भी है। यहाँ जो नंबर आ रहा है ना, यहाँ मैं चाह रहा हूँ मैं अपना वो नंबर लगाऊं जो मैं रैंडम जनरेट कर चुका हूँ। अब कोड यहाँ पे कैसे ऐड करना है, यहाँ पे हम कंकैटिनेशन यूज कर सकते हैं, है ना। ये ऐसे हो सकता है और काम चल जाएगा आपका बिल्कुल। चेक करें, काम नहीं चला। काम नहीं चला, उसकी वजह क्या है, डाइस डॉट एसआरसी ही से चेंज होना था। हाँ, इसमें ना, हाँ इसकी इसका मेन फ्लो ही ये था यार, इसमें दोबारा कंकैटिनेट करके ना इसकी एक्सटेंशन डालनी पड़ता, वो इमेज की ना जो फाइल टाइप है वो डालनी पड़ती है। तो देखते हैं चलता है कि नहीं। हाँ यार अब चल गया, अब रैंडमली शो भी कर रहा है। ठीक है, जो हमारा पर्पस था वो फिल हो गया। लेकिन यार ये मजे का कोड नहीं है, मैं यहाँ पे आपको एक नई चीज सिखाना चाह रहा हूँ। वो है जावास्क्रिप्ट के टेम्पलेट लिटरल्स। इमेजिन करो ये सारा कोड था, इमेजिन करो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ यार यहाँ इस जगह पे ना मैं किसी तरह अपना रैंड का वेरिएबल लाके एडजस्ट कर लूँ। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये काम पॉसिबल है। वो इस तरह की मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज कर लूँ। वो क्या है, मैं ये जो साइंस देख रहे हो, ये वाले कोटेशन मार्क्स, ये कोटेशन मार्क यूज करूँ और उससे क्या होगा कि अब मैं बीच में वेरिएबल्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, वो वेरिएबल्स कैसे ऐड कर सकता हूँ, मैं सिंपल डॉलर का साइन डालूंगा, सेम आउटपुट। सही है, चला के दिखाता हूँ। रोल डाइस रोल डाइस रोल डाइस रोल डाइस, चल पड़ा। सही है, फंक्शनैलिटी अचीव कर ली, डाइस रोल हो रही है परफेक्टली। लेकिन अभी एक्टिव यूजर कौन सा है, पहला यूजर। अब मैं चाह रहा हूँ यार एक्टिव यूजर की आ रहे ना वैल्यू जो आ रही है, मैं, हाँ ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ यार स्कोर जो वेरिएबल है ना, स्कोर वेरिएबल, उसके अंदर मैं ऐड करता जाऊं, स्कोर के वेरिएबल के अंदर ऐड करता जाऊं स्कोर का प्रीवियस स्कोर, उसका प्रीवियस स्कोर प्लस अब जो रैंडम नंबर आया उसका। ठीक है, अब ये स्कोर तो मेरा लोकल वेरिएबल है, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल मैंने बनाया हुआ स्कोर। यही जो स्कोर मेरे पास कंप्यूट हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ ये जाके इधर शो भी हो एक्टिव प्लेयर के। ठीक है, तो मैं इसका आगे एक कोड लिख देता हूँ यार, अगर तो एक्टिव जो है वो 1 है, तो फिर सीन के, हाँ सीन के मैं स्कोर जो एडिट कर रहा हूँ एक्टिव, वो पहले प्लेयर का वो है स्कोर P1। ठीक है, तो स्कोर P1 जो है उसकी टेक्स्ट कंटेंट जो है ना, वो हो जाए मेरे पास स्कोर के इक्वल। ठीक है, ये देखते हैं चलता है। और इसका इसका ऑपोजिट केस सिनेरियो भी बनाना है कि अगर एक्टिव 1 नहीं है, एक्टिव 2 है। और हाँ यार, हमने स्ट्रिक्ट इक्वालिटी सीखी थी तो हम स्ट्रिक्ट ही यूज करेंगे, गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट में रखना चाहता हूँ, टेक्स्ट कंटेंट रखना चाहता हूँ स्कोर। ठीक है, जो है वो स्कोर एक्टिव 1 है, तो स्कोर कंटेंट जो पहले वाले का एडिट हो जाए वरना दूसरे का एडिट हो जाए, सिंपल है। रोल किया डाइस। अब देखो मैंने बाय डिफॉल्ट एक्टिव में 1 लिखा हुआ था ऊपर, तो पहले वाले यूजर का चेंज होने लग पड़ा। सही है, ये मतलब सही काम कर रही है। लेकिन अभी आप देख रहे हो यार 1 आ रहा है तो वो शिफ्ट नहीं कर रहा। तो ये वाली चीज भी कर लेते हैं, रोल डाइस में ये भी ले आते हैं कि यार अगर तो रैंड जो है ना 1 आया तो फिर ये सारी चीज तो हो ही ना। इफ, अच्छा यार यहाँ जाने से पहले ना
मैं ये नीचे वाले कोड में चेंज करना चाहता हूँ। मतलब ये तरीका तो बड़ा अच्छा है, अचीव भी हो रहा है, लेकिन इस तरह कोड नहीं करते। मतलब मैं आप चाह रहा हूँ आप बेहतर वे में कोड करो। मैं साथ साथ बताना चाह रहा हूँ आपको। हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर से एक लाइन में ये काम कर सकते हैं जो मैंने 4 लाइनों में किया, ठीक है। उसका तरीका ये है, मैं यहाँ पे कोड लिखता कि अगर तो एक्टिव ट्रिपल इक्वल 1 है तो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, सिंपल ये वाली लॉजिक कॉपी कर ली। P1 का स्कोर जो है वो ये हो जाए, वरना वरना जो है वो कॉलन के आगे लिखते हैं क्या हो, P2 का स्कोर हो जाए स्कोर के इक्वल, ठीक है। तो ये जो है ना ऑल्टरनेट है इसका, एक लाइन में आ गया कोड, सही है। तो अब आगे क्या करते हैं। अब ये करना है कि मैं ना चाह रहा था कि मैं इस पूरे पे चेक लगाऊं कि अगर जो रैंड आया है वो नॉट वो कर लो बड़ा है 1 से, तो फिर ये सही है सीन, ठीक है। फिर गुड सीन है, आप जो कर रहे हो वही करते रहो। लेकिन अगर वो बड़ा नहीं है 1 से तो मतलब वो 1 ही होगा, ठीक है। हमारे केस में क्योंकि हमने जिस तरह लगाया हुआ है चेक, वो 1 ही होगा। अगर वो ना हुआ वो तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि अगर वो 1 आ गया ना तो वो शिफ्ट कर जाए बारी। उसमें हमने सीन क्या करना है, एक्टिव जो है ना वो 2 को बना देना है। क्या 1 एक्टिव नहीं रहा, 2 है, स्कोर भी नल कर देना है, दोबारा से स्कोर स्टार्ट हो और इस बार बारी 2 की होगी, ठीक है। तो चेक करते हैं यार ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। रोल किया रोल किया रोल किया डाइस, रोल किया रोल किया, अभी 1 नहीं आया, सब फिट जा रहा है, 1 आ गया, अगले की बारी आ गई। अब मसला ये आया क्योंकि स्कोर स्कोर मेरा लोकल वेरिएबल था, मुझे स्कोर P1 को भी 0 करना होगा ना, मतलब उस डोम एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट को भी तो 0 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्कोर P1 को भी लाऊंगा और मैं कहूंगा यार आपका टेक्स्ट कंटेंट भी अब मैं 0 के इक्वल करूंगा। अब मसला ये है कि हर बार जो है ना, आपको नहीं पता ना कि स्कोर P1 का ही होना है या 2 का होना है, जो पिछला एक्टिव था ना उसका होना चाहिए। तो इस पे ना मैं एक्टिव को सेट करने से पहले ना एक टर्नरी ऑपरेटर यही वाला कॉल करूंगा और इक्वालिटी 0 सेट करवा दूंगा, ठीक है। मैं कहूंगा यार अगर एक्टिव 1 था ना तो P1 का टेक्स्ट कंटेंट है ना स्कोर वो 0 कर दे, वरना P2 का स्कोर 0 करें, ठीक है। तो एक काम मैं ये कर सकता था, मैं इसको यही रहने दूं, इस लाइन को ऊपर ले जाऊं, सेम लॉजिक बन जाएगी, ठीक है। स्कोर 0 किया और फिर मैंने कह दिया अगर एक्टिव 1 है तो स्कोर P1 का स्कोर की इक्वल कर दे, वरना स्कोर P2 का स्कोर की इक्वल कर दे, मतलब कि 0 कर दे, क्योंकि 0 मैंने खुद हार्ड कोड किया। तो उम्मीद है इट मेक सेंस। अब देखते हैं भाई लॉजिक अचीव हुई है कि नहीं हुई। जाते हैं रोल करते हैं डाइस, 1 आया उसका 0 हुआ और अगले की बारी आ गई, उसका 1 आया उसका 0 हुआ अगले की बारी आ गई, ठीक है। अगले की बारी नहीं आ रही, हाँ मैंने हार्ड कोडेड, सॉरी, हार्ड कोडेड 2 लिखा हुआ है कि हर बार दूसरे की बारी है। अगर तो रैंडम 1 आता है ना तो हर बार दूसरे की बारी है। यहाँ पे भी टर्नरी ऑपरेटर यूज करो यार, अगर एक्टिव 1 था तो एक्टिव 2 हो जाए, मतलब कि इसी तरह ना एक टर्नरी ऑपरेटर हम यहाँ यूज करते हैं कि अगर एक्टिव 1 था इनिशियली, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरा एक्टिव बन जाए 2, वरना अगर एक्टिव 2 है तो वो बन जाए एक्टिव 1, सही है। उम्मीद है समझ आ रही होगी यार, अगर एक्टिव 1 था ना, मतलब पहले अगर 1 एक्टिव था तो 2 बन जाए, वरना 2 था तो 1 बन जाए। अब ये आपस में टॉगल कर पाएंगे बड़े आराम से। रोल किया 2 आया तो अगले की बारी आ गई, अगले की बारी आ गई, फिर 1 आया अगले की बारी आ गई, हाँ अगले की आई नहीं, अभी भी बग है ऐप में। अब बग ये है कि अगर तो एक्टिव 1 था तो एक्टिव 2 सेट हो जाए, वरना एक्टिव 1 सेट हो जाए। हाँ बग ढूंढते हैं, छोटा मोटा ही बग बना है। आप में से किसी को बग नजर आ रहा है कोड में? हम्म, नहीं शिफ्ट कर तो रहा है सही, हाँ शिफ्ट कर रहा है, सॉरी सही शिफ्ट कर रहा है। 19 22 1 आया अगले की बारी आ गई, सही है। रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, 35, हाँ ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है।
जीरो आने पे ना अगले की बारी आ रही है, बिल्कुल सही चल रहा है, टोगल हो रही है बारी। असल में मैं करंट स्कोर नीचे ऐड नहीं ना कर रहा, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा कि करंट स्कोर कितना बन रहा है एट द एंड। तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये बिल्कुल सही डन हो गया है। हम बारी रोल करते हैं। जो अगर यहाँ पे 1 आता है तो अगले की बारी आ जाती है और उसका स्कोर एडिट होना स्टार्ट हो जाता है। 1 आता है फिर अगले की बारी आ जाती है, फिर अगले का स्कोर एडिट होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमें देना है उसको ये होल्ड की उसे फंक्शनैलिटी देनी है, ठीक है। होल्ड की फंक्शनैलिटी उसे देने के लिए हमें होल्ड के बटन पे इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। तो सेम वही काम करते हैं, नीचे जाते हैं, अब होल्ड का बटन देखते हैं किधर है। ये रहा होल्ड इट अप नाम है इसका, इसको मैं जावास्क्रिप्ट में बुलाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह बुलाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ होल्ड अप। और मैंने इसका क्या रखा हुआ था, होल्ड इट अप रखा हुआ था। हाँ होल्ड इट अप रखा था, सही है, डन है। हम्म, ठीक है। तो अब मैं ना उस बटन पे फंक्शन इवेंट लिसनर लगाते हैं, उसके क्लिक पे इवेंट लिसनर लगाते हैं। तो होल्ड अप को बुलाया, ऐड इवेंट लिसनर किया, और उसके मैंने क्लिक पे लगाना है। क्या लगाना है वो मैं बता देता हूँ, मुझे फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन में क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन में क्या होगा, ठीक है। फंक्शन का ये सीन है कि अगर 1 है तो 2 की बारी आ जाए, एक्टिव 1 है तो 2 की बारी आ जाए, 2 है तो 1 की बारी आ जाए, मतलब तो पहले तो बारी टॉगल होगी ना, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या करनी है, 1 का जो स्कोर यहाँ बना है ना, फॉर एग्जाम्पल 1 ने 2 की बारी चल रही है अभी, 2 की बारी चल रही है, 2 का स्कोर 5 हुआ है, वो 2 चाह रहा है वो होल्ड कर दे अपनी। तो होल्ड करने पे क्या होगा, वो 1 को बारी भी देगा और अपना स्कोर अपने करंट में डाल देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करंट को यूज करना शुरू करेंगे। तो अगर तो यार एक्टिव जो है, मैं अब एक्टिव ना ये लॉजिक लिख रहा हूँ कि एक्टिव अगर 1 है तो क्या हो, एल्स एक्टिव 2 हो तो क्या हो। तो एक्टिव 1 होगा अगर, तो मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले तो यार तुम एक्टिव 2 कर दो, ठीक है। ये काम तो हमने करना है। उसके अलावा जो उसका स्कोर है वो करंट स्कोर में ऐड हो जाए। करंट स्कोर के नाम, वेरिएबल का नाम मैंने रखा था करंट 1, ठीक है। तो करंट 1 के अंदर प्लस इक्वल, अब प्लस इक्वल क्या कर रहा है, ये वही कर रहा है करंट इज इक्वल टू करंट प्लस 1 वाला, वो वाला हिसाब है, करंट प्लस जो भी वेरिएबल मैं दूंगा इसके आगे। तो मैं इसके अंदर स्कोर ऐड करा दूं, ठीक है, जो स्कोर चला है। ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ ये क्या है, अगर किसी को प्रोग्रामिंग का नहीं पता। ये क्या करता है, ये इसके इक्वलेंट है। करंट 1 इज इक्वल टू करंट 1 की पुरानी वैल्यू में ये स्कोर की वैल्यू ऐड कर देगा। तो इसको लिखने का आसान तरीका था कि मैं प्लस इक्वल लिखूं, सही है। प्लस इक्वल ऑपरेटर ये काम करता है। अब ये मैंने लोकल वेरिएबल्स में तो सारी लॉजिक इंप्लीमेंट कर दी, अब मैंने डोम में भी करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ यार जो नया मेरा स्कोर बना है ना, वो है उसमें जो ये मेरा नया करंट 1 का स्कोर बना है, ये करंट 1 जो यहाँ पे डोम में मेरा एलिमेंट है ना, इसकी जगह रिप्लेस हो जाए। सॉरी मेरा लाइव सर्वर बंद हो गया। हाँ हाँ, करंट 1 में मेरे जो डोम एलिमेंट है ना, इसकी जगह रिप्लेस हो जाए। तो मैं वो कैसे करूंगा, मैं वो ऐसे करूंगा कि मैंने उसको बुलाया तो हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने किस नाम से बुलाया हुआ है, करंट P1 के नाम से। मैं करंट P1 का टेक्स्ट कंटेंट एडिट करूंगा। टेक्स्ट कंटेंट के अंदर मैं करंट 1 डाल दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक और बात है कि जब आप बारी दे रहे होते हो ना अगले को, तो आप अपना स्कोर 0 कर देते हो, ऊपर वाला नीचे करंट स्कोर ऐड होता है, ऊपर वाला 0 कर देते हो दोबारा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसका नाम मैंने रखा था स्कोर P1, ठीक है। स्कोर P1 का टेक्स्ट कंटेंट जो है वो मैं कर दूंगा 0, ठीक है। एक्टिव भी मेरा स्विच कर गया और कुछ रह नहीं गया। चेक करते हैं बाकी सही चला है। सिमिलरली उल्टी लॉजिक इसके लिए लगा देते हैं। कॉपी किया, इसमें आए, पेस्ट किया। ऑपोजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे असल में होना ये चाहिए स्कोर करंट 2 के स्कोर में ऐड होना चाहिए, करंट 2 का इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ एक बग आने वाला है बड़े मजे का, आप लोगों ने मुझे बताना है क्यों आया है। वो उस बग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा चलो बहरहाल, 2 हुआ, 5 हुआ, 1 हुआ, सॉरी बारी अगले की आ गई। 5 हुआ, फिर 0 आ गया, बारी अगले की, अब 6 आ गया। मैं होल्ड करना चाह रहा हूँ यार, दैट्स इट। मैंने 6 होल्ड किया, कुछ भी नहीं हुआ, इजी सीन था। अगले की बारी आई, अगले की बारी मैंने चलाई, 14 आया, मैं होल्ड कर रहा हूँ, इजी सीन था। दोबारा अगले की बारी आई, 1 आ गया, अगले का भी 1 आ गया, पहले का दोबारा 6 आया। अब मैं होल्ड कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। होल्ड करने पे कुछ नहीं हुआ, क्या वजह है,
होल्ड करने पे कुछ नहीं हुआ, एक मिनट रुको, मैंने प्लस इक्वल डाला था ना ऑपरेटर में, नहीं डाला, सॉरी, यहाँ पे भी तो प्लस इक्वल करना था। होल्ड किया, हाँ ये वाला बग, ये क्या हुआ, दोबारा देखना, 4 आया, ठीक है, प्लेयर 1 का 4 आया, मैं होल्ड करना चाह रहा हूँ, क्या होगा, ये कंकैटिनेट करी जा रहा है। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे लॉजिक लिखी है, ये वाली जो, ये कह रहा है कि यार टेक्स्ट कंटेंट उठाओ P2 का, या ये कह रहा है टेक्स्ट कंटेंट उठाओ P1 का, उसके अंदर नई करंट वैल्यू डाल दो, पुरानी के अंदर ऐड कर दो। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि जो उसके ये जो चीज है ये स्ट्रिंग है, मैं उसके अंदर नंबर ऐड करवा रहा हूँ, नंबर और स्ट्रिंग जब भी ऐड होंगे तो वो कंकैटिनेट होंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब मुझे पता है क्या करना है, मुझे एक यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाना है इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का मैं एक लोकल वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं उसका नाम रख रहा हूँ करंट स्कोर, ठीक है। उसके अंदर पहले मैं स्कोर को एज इट इज पकड़ लेता हूँ ताकि मैं उसको टाइप कास्ट करा पाऊँ नंबर में, ठीक है। मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको नंबर में टाइप कास्ट करा दिया। टाइप कास्ट कराने के लिए सिंपल ब्रैकेट लगाओ और नंबर लिख दो, ठीक है, इजी सीन। नंबर में टाइप कास्ट करा दिया, और टाइप कास्ट कराने के बाद अब मैं इसको आराम से ऐड करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं करंट स्कोर जो मैंने जिसको चेंज किया हुआ है, अब मैं इसको प्लस कर दूंगा, ठीक है, दैट्स इट, इजी सीन। सिमिलरली ये काम मुझे नीचे वाले के लिए भी करना है, कि डायरेक्टली जाने के बजाय मैं उसको पहले पकड़ के टाइप कास्ट करूँ, वो नंबर बन जाए तो नंबर को ऐड करूँ, यहाँ पे भी मैं, ठीक है। यार मसला ये आएगा, आपको लग रहा होगा कि यार करंट स्कोर यहाँ पे भी है, करंट स्कोर यहाँ, अच्छा एक मसला है, मैं कंसोल ने दे देना था एरर, मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था, मुझे यहाँ पे भी लोकली डिक्लेयर करना है। अच्छा, तो अब एक सीन ये है कि यार आप लोग कहोगे सेम नाम के दो वेरिएबल आपने कहा था नहीं बन सकते, आप कैसे बने, असल में यार इसका जो स्कोप है ना वो ये ब्लॉक है, और इसका स्कोप जो है वो ये ब्लॉक है, ये इस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल बना है, ये इस ब्लॉक के अंदर बना है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, सही है। तो अब मैं इसको देखता हूँ कि अब ये सही चल रहा है कि नहीं, लॉजिक इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं। 8 आया, अब मुझे रिस्क है यार, मैंने एक और बारी चली तो 1 आ जाएगा, किस्मत खराब है, इसलिए मैं होल्ड कर देता हूँ। होल्ड किया, करंट में 8 आ गया। सिमिलरली अगले की बारी, सब कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि मैं स्कोर को ऐसा होल्ड की करंट में उसके होल्ड करते हुए उसको पहले से मैं स्कोर दे रहा हूँ, हेड स्टार्ट दे रहा हूँ। अब मैं चलाता हूँ, 6 आया, होल्ड किया, गुड, स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, गुड। 0 आया, गुड, हुआ है। अगले का 5 आया, होल्ड किया, 4 आया, होल्ड किया। अच्छा, तो विन की लॉजिक लिखते हैं। तो यहाँ पे ना, अब लेट्स, अब हम गेम ना आधी से ज्यादा बन ही चुकी हुई है। यहाँ पे मैं रुक के वैसे सवाल ले लेता हूँ आपके, किसी को कोई क्वेश्चन हो अभी तक। मैंने इक्वल प्लस तो नहीं यूज किया कहीं पे, तो? यार प्लस इक्वल और इक्वल प्लस सेम देते हैं, मैं तो इक्वल प्लस ही यूज करता हूँ यार जावास्क्रिप्ट में। उसके अलावा कुछ सवाल हो? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यार गेम की लॉजिक जो है ना वो आधे से ज्यादा बन चुकी हुई है, ठीक है। अब सीन ये है कि हमने ना गेम का विनिंग लॉजिक बनानी है। विनिंग लॉजिक यही है यार, कोई एक करंट वैल्यू उसके किसी स्पेसिफिक नंबर तक पहुंच जाए तो मैं कहूंगा वो विन कर गया। अभी इनिशियली टेस्टिंग के लिए ना मैं इसको विन को ना 1 रख लेता हूँ, ठीक है। विन वेरिएबल बनाता हूँ, इसको 10 रख लेता हूँ, सॉरी। तो कि अगर 10 किसी कोई रीच कर जाए ना तो वो जीत जाए। अब हमने क्या करना है, हमने होल्ड पे चेक करना है कि वो विन किया कि नहीं किया, क्योंकि होल्ड पे ही उसकी अमाउंट जो है, उसका जो स्कोर है वो होल्ड पे ही यहाँ शिफ्ट करता है। यहाँ शिफ्ट करके 10, ये चीज 10 के इक्वल होगी तभी तो वो जीत पाएगा, ये चीज 10 या 10 से ज्यादा होगी। तो मैंने होल्ड पे चेक लगाना है कि होल्ड करने पे क्या उसकी ये जो करंट वैल्यू है क्या वो 10 या 10 से ज्यादा बनी है कि नहीं। अगर बन गई तो वो विन कर गया, सही है।
तो अब मैंने विन की लॉजिक लिखनी है, तो विन की लॉजिक ना मैं होल्ड पे ही लिखूंगा, दोनों में लगा दूंगा यहाँ करके, सही है, बल्कि यहाँ करके, हाँ यहाँ करके लगाता हूँ। देखो तो ये है कि यार मैं ना एक विन का फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे एक्स्ट्रा। पहले तो मैं चेक लगा लेता हूँ ना कि करंट P1, जो करंट स्कोर मेरा बना है, जो मैंने अभी करंट स्कोर कैलकुलेट किया है इधर, क्या वो करंट स्कोर विन से बड़ा है या नहीं है, चेक कर लेता हूँ। क्या मेरा करंट स्कोर जो है वो विन से बड़ा है या नहीं है। अगर मेरा करंट स्कोर विन के बड़ा या बराबर हो जाता है, ठीक है, अगर मेरा करंट स्कोर विन के बड़ा या बराबर हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक विन का फंक्शन बनाऊंगा विद द कैपिटल W और मैं उसे कॉल करा दूंगा। वरना मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार जो हो रहा है, जो चल रहा है उसको चलते रहने दो, सही है, दैट्स इट। सेम सीन ना मैं नीचे वाले के लिए कर लेता हूँ। अभी मुझे अंडरलाइन कर रहा है यार आपने विन का फंक्शन बनाया नहीं, तो बना लेते हैं अभी। ठीक है, विन का फंक्शन बना के आता हूँ मैं। अब मैं ऊपर जाता हूँ, एलिमेंट्स के नीचे ना यहाँ पे एक बनाता हूँ हेल्पर फंक्शन का। ठीक है, इधर मैं फंक्शन बनाऊंगा विन का, नाम रखूंगा कैपिटल विन, और कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रहा होगा, जस्ट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होगा। अब मेरा विन की लॉजिक क्या है, विन पे सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ यार ये जो चीज है ना इधर विनर लिखा आ जाए। CSS मैंने कुछ लिखी है विन की, अंडर द नेम विन, अंडर द विन क्लास, ठीक है, विन क्लास नहीं है, उसमें मैंने विन की कुछ CSS लिखी, थोड़ी सी, थोड़ी वो चल जाए, ठीक है, बस दैट्स इट, और मेरा डाइस गायब हो जाए, मतलब डाइस में हाइट दोबारा लग जाए, चाहिए। तो अब चेक करते हैं कि विन जो है उसमें ये सारा काम कैसे करना है। पहले वो मैंने CSS लगानी किस पे, वो मैंने लगानी है साइड पे, इस पूरी साइड पे, क्योंकि एक साइड विन करती है ना, तो मैं ये साइड को ना क्लास दी हुई है मैंने साइड 1, और दूसरे को मैंने क्लास दी हुई है साइड 2, इन दोनों को भी मैं अपने एलिमेंट्स में गेट कर लेता हूँ इधर, ताकि मेरे पास मौजूद हो। ठीक है, साइड 1 कर देता हूँ इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से गेट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से गेट कर देता हूँ। तो वो यही होगा कि इसका नाम होगा साइड 1, नीचे वाली का नाम होगा साइड 2। अच्छा, तो मैं कहता हूँ अगर तो भाई एक्टिव जो था वो था 1, तो मैं क्या कहता हूँ कि साइड 1 को आप उसकी क्लास लिस्ट में ऐड कर दो। क्या, मैंने वो क्लास का नाम क्या रखा हुआ था, विन, ठीक है, उसकी क्लास नेम में विन ऐड हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि उसका जो करंट स्कोर है उसको तो ना ही छेड़ूं, कोई भी सीन नहीं है, करंट स्कोर तो नजर आना चाहिए। उसका जो स्कोर है, ठीक है, स्कोर P1 मैंने आपको कहा था, उसके टेक्स्ट कंटेंट में ना मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, उसके टेक्स्ट कंटेंट में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि वो विनर है। ठीक है, एक ये सीन हो गया। उसके अलावा मैं चाह रहा हूँ यार डाइस जो है आपकी वो नजर आना बंद हो जाए। जो डाइस है ना उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं क्लास लिस्ट में उसकी दोबारा वो जो मैंने चीज रिमूव की थी, उसका क्या नाम था, हाइड, मैं उसको दोबारा ऐड कर दूंगा उसके अंदर। ठीक है, मैं उसकी क्लास लिस्ट में हाइड दोबारा ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये सीन तो है मेरा 1 के लिए। 2 के लिए भी सेम होगा। ठीक है, बस ये होगा कि वो साइड 2 हो जाएगी और वो स्कोर P2 का हो जाएगा। चेक करें, 2 है, होल्ड किया, ठीक है, 6 10 मैं जीत गया हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, चल के देखते हैं। करंट स्कोर हालांकि मेरा विनिंग स्कोर के इक्वल आ गया था, ज्यादा भी हो गया था, लेकिन नहीं चला कोड, क्यों नहीं चला देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये लॉजिक देखो ना, क्या मेरा करंट स्कोर बड़ा या इक्वलेंट हो गया था, हाँ हो गया था। तो टेस्ट कर लेता हूँ ना, यहाँ पे मैं कंसोल से लगा लेता हूँ कुछ, मैं इसमें ये चेक लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए बाकी हुआ था कि नहीं हुआ था। हो गया, तो देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या कह रहा है। फॉल्स आ रहा है, नहीं हुआ, हालांकि हुआ है। क्या वजह है यार, क्यों ऐसा कह रहा है। हम्म क्योंकि जो मेरा करंट स्कोर है उसके अंदर करंट 1 में ऐड करा रहा हूँ। हाँ, ये देखो ये बग है। देखो करंट स्कोर को मैंने अपडेट नहीं किया, करंट स्कोर के
अंदर मैंने करंट वन ऐड करके टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में ये करंट P1 में स्टोर करा दिया। तो मुझे ये लाइन के बजाय ना मुझे ये लाइन लिखनी चाहिए थी कि मैं करंट स्कोर को ना यहाँ पे प्लस इक्वल कर दूं, इक्वल यूज कर देते, इक्वल प्लस नहीं, इसको प्लस इक्वल ही करना, सही कह रहे थे हसन आप, प्लस इक्वल कर दूं करंट वन के, हाँ करंट वन के कहीं पे हो जाए, बाद में नहीं करना, ठीक है, यहीं पे हो जाए। सिमिलरली ना ये लॉजिक यहाँ पे भी चेंज करनी है, करंट स्कोर था, करंट स्कोर प्लस इक्वल टू हो जाए करंट टू के, करंट टू के तरह। अच्छा अब इससे क्या होगा, अब करंट स्कोर में ना नई वैल्यू पड़ी होगी एटलीस्ट, तो अब ये मसला नहीं आना चाहिए। करते हैं बग रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। रोल किया डाइस, रोल किया, 0 आ गया बेचारे का, 8 नहीं, इसका भी 0 हो गया। अब मैं होल्ड करता हूँ, विनर आ गया, CSS नहीं अप्लाई हुई, क्या वजह है, चल के देखते हैं। विन के फंक्शन में जाते हैं, CSS मैंने ऐड की थी क्लास लिस्ट में, उसके साइड वन के ऐड किया था, डॉट विन वन, साइड वन ही था ना नाम इसका, किधर है यार, साइड माइनस वन, साइड माइनस वन, साइड माइनस टू, उसके अलावा मैंने इसमें डॉट विन ऐड किया था, डॉट विन ही था नाम इसका। चलो देखते हैं कंसोल में तो कोई एरर नहीं आया, विनर तो क्योंकि वो बन गया है लेकिन CSS नहीं चेंज हुई, ठीक है, विन का तो कॉल हो रहा है। मैं यहाँ पे साइड वन को कंसोल करता हूँ, नीचे करता हूँ, डॉट विन ऐड हो गया, आईडी विन तो नहीं डाली थी, नहीं डॉट विन ही था। इसके नीचे CSS में बैकग्राउंड में दोबारा एडिट हो रहा होगा, मसला चेक करते हैं भाई क्यों नहीं एडिट हुआ, एक्सपेक्ट करते हैं, इसकी CSS देखता हूँ यहाँ से। हाँ हाँ यार, इधर गया कि क्लास लिस्ट पे जब आप ऐड कर रहे हो तो आप ऑलरेडी बता रहे हो आप एक क्लास लिस्ट ऐड कर रहे हो, तो आपको क्लास के लिए ये लगाने की जरूरत नहीं है डॉट, इन वो क्लास का नाम ही समझेगा। माइनर सा बग था, चलो अब देखते हैं जी सही चलता है कि नहीं। फाइनली विनर, ठीक है, तो ये गेम की बड़ी सिंपल सी लॉजिक थी। अभी अभी मसला पता है क्या है कि मैं अभी भी रोल कर पा रहा हूँ डाइस और अभी भी गेम चल रही है, तो सबसे पहले ये छोटे मोटे मसले हल करते हैं। इस सब के बाद ना मैं चाहूंगा कि ना सबसे पहले मैं इन बटन्स को डिसेबल करूं। जो मेरे दो बटन हैं उनका नाम क्या है, एक तो रॉक एंड रोल बटन है और एक होल्ड अप बटन है, मैं दोनों को ना डिसेबल करना चाह रहा हूँ। तो मैं रॉक एंड रोल डॉट डिसेबल्ड करूंगा, डिसेबल्ड यहाँ पे आ रहा होगा, डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा, ठीक है। एक इसको डिसेबल करूंगा और दूसरी मैं जिस चीज़ को डिसेबल करूंगा ना वो मेरा है होल्ड अप, नाम है उसका होल्ड अप। इन दोनों को डिसेबल ट्रू करता हूँ, देखते हैं जीतने के बाद डिसेबल होता है वो। हाँ ये देखो दोनों बटन डिसेबल हो गए, ये भी गुड सीन है। ये रिमूव नहीं हुआ, इसको भी रिमूव करते हैं जरा, हालांकि मैंने ऐड किया था। हाँ देखो वही मसला है, मैंने डॉट लगाया था। अब मजे की बात ये है कि ये लाइन दोनों में सेम है और ये होना ही हाइड है दोनों में, कोई भी जीतता है तो मैं इसको भी एक्सेल से निकाल के कॉमन लिख देता हूँ दोनों में, कोड और रिफाइन हो गया थोड़ा।
गुड है। तो रोल डाइस और होल्ड डाइस होल्ड दोनों ब्लॉक हो गए और आपका प्लेयर 2 विनर हो गया। तो असल में गेम की लॉजिक का मजा तब आता है जब आप दो बंदे खेल रहे हो और एटलीस्ट 100 स्कोर तक हो टोटल, ठीक है। न्यू गेम से ही सारा एडिट होना है, लेकिन न्यू गेम पे अभी हम आते हैं। तो अभी चेक करते हैं। पहली बारी आई प्लेयर 1 की, उसने रोल किया, उसने ओह शिट, प्लेयर 2 की बारी आ गई, उसने रोल किया, उसका भी 1 आ गया। 1 बड़े ज्यादा आ रहे हैं वैसे आज। 8 मैच करता हूँ, 8 इनफ है, होल्ड कर लेने। 5 9 14 होल्ड, गुड। 8 12 16 होल्ड करो। 8 12 15 होल्ड करो। 1 आ गया, अगले की बारी। 4 8 13 होल्ड कर लेते हैं। 2 4 6 11 14 20, गुड नंबर यार। 3 होल्ड, 6 होल्ड, 3 होल्ड, 4 7, फिर बेचारा यार 1 आ जाता है बार बार, फिर 1 आ रहा है। 5 फिर गया स्कोर, फिर गया अगले की बारी। 4 फिर गया, ज़्यादा 1 आ रहे हैं यार, जुल्म कर रहा है जावाशट। ये क्या हुआ, स्कोर क्या अचानक कैसे इंक्रीज किया? बग था, नोटिस नहीं किया मैंने, दोबारा देखना पड़ेगा। स्कोर कम करके देखता हूँ, 20 पे ला के देखता हूँ, बग तो नहीं था। हाँ बग आया था अभी कोई? तला है मीट पे, तो बता दे यार, बग तो नहीं आया था? नहीं आया था? मुझे लग रहा है आया था, मैंने नोटिस किया है, नंबर अचानक बढ़े थे, बढ़ने नहीं चाहिए थे स्पीड से। बहरहाल मैं चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट दो आप। मैंने 20 किया हुआ है, अगले की बारी आई। 4 3 7, अब मैं विन कर दूंगा। हाँ 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 हाँ, बग मुझे नजर आ गया जी। बग है, विन करने के बाद ना आपका करंट स्कोर जो है वो एडिट कर जाता है। वो मैं देखता हूँ कहाँ से एडिट कर रहा है, किस पॉइंट पे कर रहा है। यहाँ पे विन है, विन की लॉजिक में मैंने वैल्यू एडिट की है। इसको रिमूव करें। प्लेयर बस बग निकालते हैं, न्यू का फंक्शन आप खुद भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, सारा कुछ रीसेट करना है, लाइक डाइस को दोबारा हाइड करना है, और विनर जो है वो एक्टिव को दोबारा 1 करना है, स्कोर रीसेट करना है 0 को, और दोनों के करंट स्कोर भी 0, मतलब हर चीज 0 को रीसेट करनी है, इतना सिंपल है। तो एक्टिव तो आप बटन ना आपने इवेंट लिस्टनर्स का खुद ही लगा लोगे। एक्टिव कह रहा हूँ, सॉरी क्या नाम है इसका, न्यू गेम का, ठीक है। न्यू गेम आप लोगों ने खुद इंप्लीमेंट करना, बड़ा इजी सीन है। अभी मैं ना बग देख रहा हूँ जरा, 1 मिनट में से रिमूव कर दूं कि विन करने के बाद ना ये गलत नंबर शो कर रहा है। 1 मिनट, 20 था 30 हो गया, जुल्म है यार। अच्छा यार चलो देखते हैं, मैं गौर से ना कोड पढ़ता हूँ, मुझे नजर आ जाएगा एरर। करंट मैंने इंक्रीज किया स्कोर उसका, उसके बाद करंट स्कोर में डाला, करंट स्कोर को डाला कंटेंट में। हाँ, विन के बाद एक्टिव 1 हुआ, स्कोर 0 रीसेट हुआ। विन में मसला नहीं है, मसला विन होने के बाद विन का फंक्शन चल जाता है जब मैं एक्टिव रीसेट करूँ, इससे तो नहीं मसला। नहीं नहीं नहीं, यही ऊपर से भी मसला है। हम्म, करंट 1 मेरा करंट स्कोर था, उसमें मैंने स्कोर ऐड किया, करंट स्कोर के अंदर टाइपकास्ट किया।
करंट 1 को डाला करंट। यार पग जो है ना मैं कंसोल करके निकालूंगा, उसको भी सीएल कराता हूँ, ठीक है। करंट स्कोर को स्कोर के बाद मैं करवाता हूँ, हाँ बस करंट स्कोर को ना मैं इधर करवाता हूँ सीएल, देखता हूँ सीन क्या होता है जीतने पे। इधर भी करवा देता हूँ, इधर भी करवा देता हूँ। भजन जो ऑपरेटर्स होते हैं ना फुलस इक्वल्स, शायद ना उसकी वजह से ना वो अगर फुलस इक्वल है वो एक ऑपरेटर बन जाता है, अगर इक्वल टू प्लस है वो तो अलग अलग ऑपरेटर बन जाता है ना फिर। इक्वल प्लस यार, इक्वल प्लस में हाँ यार इक्वल प्लस ही है जावास्क्रिप्ट में, देखने दो यार। प्लस इक्वल है, इजी सीन है उसका। लॉजिक मुझे पता है, लॉजिक में गलती है कहीं पे, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट मुझे तो बस इसके ना चेंज को भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ कितना को चेंज आता है। कहीं पे ना डबल बार ऐड हो रहा है ना कहीं पे, उसका मसला है। नहीं तो पहले में लिख लिया चैट में वो डबल आ रहा है क्योंकि वो उसी ऑपरेटर की वजह से आ रहा था। एक मिनट रुको यार, चेक करते हैं। अच्छा थर्ड मैच चलाते हैं। होल्ड किया, रोल किया डाइस, होल्ड, रोल किया, होल्ड, करंट में 3 है, रोल किया 5, करंट में 11 हुआ, करंट में 11 नहीं होना चाहिए। 3 + 5 + 3 11 होता है, 2 बार 3 ऐड हो रहा है, चल के देखते हैं कैसे हो रहा है। वो था करंट स्कोर। यार एक तो करंट स्कोर की पुरानी वैल्यू में स्कोर ऐड हुआ, हाँ एग्जैक्टली ये एरर है। मैंने 2 जगह काम किया हुआ था ना, करंट स्कोर हैंडल तो कर रहा है ये चीज, तो मुझे ये नहीं सीन करना चाहिए था। चेक करता हूँ अभी, इसी का मसला लग रहा है। रोल किया, रोल किया, रोल किया, एक बारी में तो बंदा जीत ही जाता है, 2 बार ये लगा के देखनी है। होल्ड, 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 44 4 स्कोर में ऐड हो रहा है। करंट स्कोर एडिट हो रहा है ना, मसला ये आ रहा है। मैंने करंट कहाँ कहाँ यूज किया हुआ है, ये प्लस इक्वल था यार, ये रहा, गलती मिल गई शायद। प्लस इक्वल था और इधर प्लस इक्वल था। चलो अब देखते हैं। 5 3 4 7 फाइनली। यार बग आना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं 6 महीने हो गए जॉब करते हुए, तो रात रात भी बैठना पड़ता है यार बग के लिए, तो ये कोई सीन नहीं होता। आपको बस इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए कि आप ऑनलाइन मीटिंग में बस बैठे हो। हौसला होना चाहिए, क्या कह रहे हो? हौसला होना चाहिए बंदे में, कब तक बग नहीं निकले। हाँ यार, अब मेरा हौसला देखो, मैं 19 बंदों के सामने बग निकाल रहा हूँ। हाँ इजी सीन है यार, शर्मिंदगी की कोई बात ही हाँ नहीं है, मैं इजीली एक्सेप्ट नहीं, वो करता तो हूँ। गार्डन हो ही जाता है। हाँ बग आना बग आना, नॉर्मल है। हाँ वो तो आना ही आना है। चलो यार, आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर बग रिजॉल्व किया। तो रोल डाइस और होल्ड को मैंने डिसेबल कर दिया, डाइस को मैंने गायब कर दिया। न्यू गेम मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया, आप लोगों ने इस पे अपना इवेंट लिस्टनर लगाना है और अपना फंक्शन लिखना है। जावास्क्रिप्ट मैंने आज बेसिक से शुरू करवाई, कल हम इस पे बात कर लेंगे अपने एडवांस जावास्क्रिप्ट पे। मैं आपको बिहाइंड द सीन बताऊंगा क्या होता है, और उसके बाद हम एसिंक्रोनस और प्रोमिसेस इन चीजों की तरफ जाएंगे, ठीक है। एंड जो मैं करूंगा ना कल का सेशन, वो इंशाल्लाह नोड के इंट्रोडक्शन से करूंगा। छुट्टियां आप लोगों की एक्सटेंड होगी, आप वेब डेवलपमेंट वाले ग्रुप में बता सकते हो कि हम सीनियर्स को बुला के नोड जेएस और रिएक्ट को आगे एक्सप्लेन करेंगे या नहीं, नोड जेएस और रिएक्ट की सीरीज, मतलब इसी वेब डेवलपमेंट सीरीज को आगे एक्सटेंड करें नोड जेएस और रिएक्ट पे या नहीं, ठीक है। तो यार अब तक के लिए आप सबका आने का शुक्रिया, आप सबको इजाजत है,
अल्लाह हाफिज। भाईजान जो कोड है ना तो ये सारा है ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। जी जी मैं शेयर कर दूंगा इसी सी में। थैंक यू। यो वेलकम, अल्लाह हाफिज। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना आप लोग लीव कर सकते हो। यू वेलकम हसन।